Should we start now? Yes, sir. Okay. So today we are going to start with history. Okay. I am audible to you all, loud and clear. Yes, sir. Audible. Okay. Then we should start. Okay. So like I'm going to brief that what is the major part of history that is going to be come in your exam. Okay. And what will be the weightage. So from the history perspective, like if you will see the question papers from the last 5 years or 3 years, जो भी मतलब जब exam हुआ था, so you will find that there is a 15 to 18 question or 20 questions will be there from the history part only. Okay. And out of that, like if there is 18 questions, so out of that there will be some questions which is around 6 to 7 questions from ancient history only. Okay. And there will be 2 3 questions which is from medieval history, and then the remaining part, that is the remaining part, like if there is a 10 question, and 6 to 8 questions will be from modern Indian history. Okay. So that's how the weightage will be there in your examination, and on the basis of this we will focus on our study. Okay. So in this क्लासेस व्हाट यू आर गोइंग टू गेट कि एक तो मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिवली ब्रीफ करूंगा सारी चीजें, ठीक है ना, ब्रीफली हमारा डिस्कशन होगा अच्छे से सब कुछ। उसके बाद आपको क्या होगा दैट आई विल प्रोवाइड द नोट्स, ठीक है ना, मेरे हैंड रिटन नोट्स होंगे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ लाइक daily topic that we will discuss in the class, I will provide the notes for them. Okay. And after that, what you have to do that you have to buy a book called RS Sharma for ancient India, ठीक है ना। तो आर एस शर्मा की एक बुक होती है, उसको आपको खरीदना है, अगर आप खरीद सकते हो तो, एंड यू हैव टू रीड सम ऑफ द चैप्टर्स फ्रॉम दैट बुक, अदरवाइज आई विल गिव यू अ पीडीएफ, ठीक है ना, जो वो भी नोट्स का पीडीएफ होगा, ठीक है ना, उसमें से भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअली जो हमको हिस्ट्री स्टार्ट करना है। सो एक्चुअली जो हिस्ट्री होता है वो हमारा हिस्ट्री, हिस्ट्री को लिखने के लिए हमको भाई पता भी तो चलेगा ना इतिहास कैसे लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। इतिहास कैसे लिखा गया, हिस्ट्री कैसे लिखा गया, तो हिस्ट्री के एक्चुअली बहुत सारे, ऐसा भी नहीं बोलूंगा, बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं उस हिस्ट्री के। मोस्टली दो रिसोर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देयर विल बी सम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस या टूल्स जिसको बोल देंगे हम, ठीक है ना, लाइक फॉर एग्जांपल स्टोन टूल्स, ठीक है ना। स्टोन टूल्स जो यूज करते थे पुराने लोग, उनके बेसिस पर हमने उनकी हिस्ट्री लिखी है, ठीक है ना। देयर आर्किटेक्चर, उनका आर्किटेक्चर को समझ के हमने हिस्ट्री लिखी है, ठीक है ना। सील्स हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल वी विल गोइंग टू स्टडी द सील्स इन एंशिएंट सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उसमें भी हमको पता चलेगा कि सील्स के बेसिस पर हम उनकी हिस्ट्री समझ सकते हैं। सो दिस इज एन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है ना। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बेसिस पर जब हम हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसको एक अलग नाम दे देते हैं, ठीक है ना। एंड देयर विल बी सम लिटरेरी और लिटरेचर सोर्स, ठीक है ना। लिटरेचर सोर्स भी होगा कहीं पर जहां पर बुक्स लिखा गया होगा, फॉर एग्जाम्पल वेदास, ठीक है ना। वेदास विल गिव अस अ ब्रीफ डिस्कशन और अ ग्रेट और अ ग्रेट अकाउंट फॉर आवर हिस्ट्री, ठीक है ना। तो वेदा हो गया, तो वेदा के बाद बहुत सारी बुक्स होगी, ठीक है ना। या फिर फॉरेन अकाउंट हो गया, फॉरेन अकाउंट हो गया। फॉरेन अकाउंट से, फॉरेन अकाउंट मतलब कोई बाहर का ट्रेवलर आया यहाँ पर, उसने कोई बुक लिखा, उसके बेसिस पर हमने अपनी हिस्ट्री को समझा। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे जैसे हमारे बुद्धिज्म और जैनिज्म के ग्रंथ है, उनके बेसिस से हमने अपना हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है ना। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आवर एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है ना, जो हमारा एंशियंट हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, ठीक है ना। ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन से 3 हिस्से हैं, दैट इज सबसे पहले प्री हिस्ट्री, then second will be our proto history, next will be our history, सिंपल जो हिस्ट्री होता है उसको हिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है ना। देयर विल बी हिस्ट्री। इनको देखो क्या क्या होता है, प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री। तो देखो प्री हिस्ट्री हम उसको बोलते हैं, प्री हिस्ट्री आर दो हिस्ट्री वेयर देयर इज नो रिटन रिकॉर्ड, कोई भी रिटन रिकॉर्ड वहां पर नहीं होता है, ठीक है ना। दो नो रिटन रिकॉर्ड वर देयर, ठीक है ना। तो हाउ वी रिकंस्ट्रक्ट दिस प्री हिस्ट्री, सो वी रिकंस्ट्रक्ट दिस हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ artifact that we found which were used by the people of the prehistory, ठीक है ना।
those tools and technology that they were using at that point of a time, the object that they were using at that point of a time, ठीक है ना, and by the archaeological excavation, ठीक है ना, we found such tools and artifacts. So on the basis of that stuff, ठीक है ना, we create their history, ठीक है ना, we create और we reconstruct their history, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम प्री हिस्ट्री. फॉर एग्जाम्पल स्टोन एज, स्टोन एज में कुछ भी नहीं लिखा गया था, देयर वाज नो इंस्क्रिप्शन, ठीक है ना, देयर वाज नो स्क्रिप्टिंग, स्क्रिप्टिंग नहीं स्टार्ट हुआ था, स्क्रिप्टिंग समझते हो ना, लिखने का स्टाइल स्टार्ट नहीं हुआ था उस टाइम तक, उसी को हम बोलते हैं प्री हिस्ट्री, ठीक है. नाउ प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है, जैसे इसमें मैंने एग्जांपल भी बताया आपको, स्टोन स्टोन एज, स्टोन एज पूरा का पूरा कैसा है, प्री हिस्ट्री का एज है, ठीक है ना. प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है, प्रोटो हिस्ट्री वो होता है, इट इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द प्री हिस्ट्री. एंड हियर व्हाट हैपन, कि यहाँ पर क्या होता है कि रिटर्न रिकॉर्ड तो होता है, ठीक है ना, हियर रिटर्न रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल, बट हम जो रिटर्न रिकॉर्ड हमको मिला है वहां से प्री प्रोटो हिस्ट्री में, जो भी वहां पर राइटिंग हुई है, जो भी वहां पर स्क्रिप्टिंग हुई है, हम उसको समझ ही नहीं पाते, बट वी आर अनेबल टू डिसाइफर दैट, ठीक है ना, उसको हम डिसाइफर ही नहीं कर पाते, उसी को बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है जी. तो इसमें क्या है, यहाँ पर भी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट यही है कि देयर प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है ना, प्रोटो हिस्ट्री भी हम कैसे रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स, जो हमारे पास टूल्स होंगे वहां के उस टाइम पीरियड के, उन्हीं के बेसिस पर भी हम यहाँ पर अपनी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है ना, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं प्रोटो हिस्ट्री में भी, ठीक है ना. और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है ना. इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप अगर देखने जाओगे तो देयर इज अ स्क्रिप्ट, ठीक है ना, बट वी आर नॉट एबल टू डिसाइफर दैट स्क्रिप्ट, एंड दैट्स हाउ वी आल्सो रिकंस्ट्रक्ट देयर हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ टूल आर्टिफैक्ट, दैट हाउ दे यूज देयर आर्टिफैक्ट, ठीक है ना. और उन्होंने कैसे यूज किया किसी भी चीज का, आर्किटेक्चर हो गया उनका, सीरीज होगी वहां पर, ठीक है ना, टाउन प्लानिंग होगी, उसके बेसिस पर ही हमने वहां की हिस्ट्री को समझा है, ठीक है ना. नाउ नेक्स्ट देयर इज हिस्ट्री, जो मैंने थर्ड पॉइंट बोला था, हिस्ट्री क्या होता है, हिस्ट्री में ये दोनों चीजें होती है, हिस्ट्री में लिटरेचर भी होता है, लिटरेचर और जो लिखा हुआ चीज है, जो स्क्रिप्ट हुई है वहां पर, जो स्क्रिप्टिंग हुई है, उसको हम फुली डिसाइफर भी करते हैं, ठीक है ना, वो अच्छे से डिसाइफर भी हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं हिस्ट्री, ठीक है ना. और दूसरी यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स भी होती है, ऐसा भी नहीं है कि आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स नहीं होती. तो इन दोनों को मिला के जब हम हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है ना, एक तो हमारे पास क्या हो गया, लिटरेचर हो गया, उसको हमने समझ भी लिया अच्छे से, दूसरा आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी हमारे पास आ गए, तो उसी को बोलते हैं हिस्ट्री. फॉर एग्जाम्पल वैदिक एज, वैदिक एज में क्या था, वैदिक एज से हमारा वेदास स्टार्ट हो गया था. फॉर एग्जाम्पल अर्ली वैदिक एज में हमारा ऋग्वेदा कंपोज हो गया था, ऋग्वेदा, ठीक है ना. सो ऑन द बेसिस ऑफ ऋग्वेदा वी रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री, ठीक है ना, उसको हमने वहां से बनाया है पूरा का पूरा हिस्ट्री, ठीक है ना. सो अगर मैं एक अच्छे से टाइमलाइन के बारे में बात करूं इसके, तो आप टाइमलाइन देखो, इसको कैसे हम टाइमलाइन बना सकते हैं, ठीक है ना. यहाँ से देखो कि अगर हमको एंशियंट हिस्ट्री की टाइमलाइन बनानी हो, एंशियंट हिस्ट्री की प्रॉपर टाइमलाइन बनानी हो, और ये आप भी बनाने का प्लीज ट्राई करना मेरे साथ ही, बिकॉज इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन योर एग्जामिनेशन. क्यों, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब वो क्वेश्चन पूछता है तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे पूछ लेता है कि कौन सा साम्राज्य, कौन सा राजा, ठीक है ना, कौन सा किंग, कौन सा डायनेस्टी, कौन सा पहले आया और कौन सा उसके बाद में आया, और उनको ऑर्डर में लगाने के लिए बोल देता है, ठीक है ना. तो हमारा जो एंशियंट हिस्ट्री होगा, पहले इसको हम क्या करेंगे, ऑर्डर में लगाएंगे पूरा का पूरा. तो मैंने अभी बताया एंशियंट हिस्ट्री हमारे तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना. वो तीन हिस्से कौन कौन से हैं, सबसे पहले मैंने बोला था प्री हिस्ट्री, ठीक है ना, इसका मैं टाइम पीरियड भी लिखते जाऊंगा साथ के साथ, तो वो भी आप लिख लेना. तो प्री हिस्ट्री, कौन सा हिस्ट्री बोला था मैंने, प्री हिस्ट्री में कौन सी एज बोली थी, बताइए आप. स्टोन एज। प्री हिस्ट्री में मैंने बोला था स्टोन एज, स्टोन एज बोला था प्री हिस्ट्री में, ठीक है ना. तो स्टोन एज का जो हमारा टाइम पीरियड होता है सर, वो होता है हमारा स्टोन एज का टाइम पीरियड एक्चुअली जो होता है हमारा, दैट विल बी फ्रॉम 5 लाख बीसी, ठीक है ना, 5 लाख बीसी. अच्छा, बीसी और एडी क्या होता है एक बार बता देता हूँ मैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज द टाइम लाइन, ठीक है ना, ये टाइम लाइन है हमारे पास, और टाइम लाइन पर दिस इज द पॉइंट
ठीक है ना। ये पॉइंट पर क्या हुआ, एक बहुत इंपोर्टेंट काम हुआ था। वो इंपोर्टेंट काम क्या हुआ था कि यहाँ पे जो हमारे जीसस थे, जीसस वो बोर्न ओवर हियर, ठीक है ना, ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन, इसको हम 0 मान लेते हैं, ठीक है ना। इससे इधर वाला टाइम जितना भी होगा, ठीक है ना, अगर यहाँ से हम 50,000 पीछे आ जाते हैं, ये हमारा 50,000 पीछे है, ठीक है ना, 50,000, तो इसी को लिख देते हैं 50,000 बीसी, ठीक है ना। इसके बाद वाला जो पीरियड होगा वो होगा एडी, ठीक है ना। जैसे ये जो इसके बाद वाला 0 के बाद एकदम स्टार्ट होगा 1 2 3, ऐसे ही करते करते आज हम कहाँ आगे 2024 एडी में चल रहे हैं, ठीक है ना। सो एडी जो टाइम है वो 0 के बाद स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। मतलब जीरो, जीरो भी क्या है हमारा, दैट इज जब बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ठीक है ना, जो बर्थ हुआ था क्राइस्ट का, उनके टाइम के बेसिस पर हम इसको देखते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा बीसी और एडी, ठीक है ना। बीसी, बीसी को हम बीसीई भी बोलते हैं, एडी को हम सीई भी बोलते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो प्री हिस्ट्री में मैंने क्या बोला, स्टोन एज बोला था। स्टोन एज कहाँ से कहाँ तक होती है, 5 लाख बीसी टू लेके इट विल बी देयर टिल 300 3000 बीसी, ठीक है ना। अब स्टोन एज जो होती है वो 3 तरह की स्टोन एज होती है, ठीक है ना। वो 3 तरह की स्टोन एज कौन कौन सी होती है, सबसे पहली जो स्टोन एज होती है वो होती है हमारी लिथिक एज। पैलियोलिथिक एज का मतलब क्या होता है, पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, लिथिक का मतलब होता है हमारा स्टोन, तो इसको बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज, इसको ही बोल देते हैं ओल्ड स्टोन एज। एंड दिस विल बी फ्रॉम 5 लाख बीसी टू 1 लाख बीसी, ठीक है ना। फिर उसके बाद पैलियोलिथिक के बाद जो हमारा टाइम पीरियड आता है वो आता है हमारा टाइम पीरियड होता है दैट इज मिजोलिथिक, ठीक है ना। उसको टाइम पीरियड को बोलते हैं मिजोलिथिक, मिजोलिथिक फेज और मिजोलिथिक एज, ठीक है ना। मिजोलिथिक फेज में जो होता है हमारा टाइम पीरियड वो कब से कब तक होता है, दिस विल बी फ्रॉम 1 लाख बीसी टू, ये 5 लाख बीसी टू, इसे मान लो इसको 10,000 बीसी, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा ही गलती हो गया था, मैं उसकी अपर पैलियोलिथिक में चला गया, लोअर पैलियोलिथिक में। इसको आप लिखो 10,000 बीसी, ठीक है ना। इसको 10,000 बीसी लिखेंगे, तो हमारा जो मेसोलिथिक पीरियड होगा ये कहाँ से कहाँ तक होगा, इट विल बी फ्रॉम 10,000, 10,000, 10,000 बीसी टू Aspect purple. 6,000 बीसी, ठीक है ना। एंड देन वी विल हैव न्यूलिथिक फेज। न्यूलिथिक फेज हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा, इट विल बी फ्रॉम 6,000 बीसी टू 3,000 बीसी, 3K1000 बीसी, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक होगा, तो ये हमारा पूरा का पूरा स्टोन एज हो गया, ठीक है ना। अब स्टोन एज कब से कब तक रहा, मतलब 5 लाख बीसी टू 3,000 बीसी तक रहा। तो यहाँ पर हमारे 3 एज डिवाइड होगी, जिसमें सबसे पुरानी एज का नाम होता है पैलियोलिथिक एज, दूसरे का एज का नाम होता है मेसोलिथिक एज। मेसो का मतलब होता है मिडल, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, तो इसको बोलते हैं मिडल स्टोन एज। नियो का मतलब होता है न्यू, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, तो इसी को बोल देते हैं न्यू स्टोन एज या न्यू स्टोन फेज, ठीक है ना। ये कब से कब तक होता है, 6,000 बीसी टू 3,000 बीसी, ठीक है सर। अब अगर मैं इसके और नीचे जाऊंगा तो क्या होगा हमारा, लाइक वी आर इन 3,000 बीसी, ठीक है ना। 3,000 बीसी में क्या होता है कि यहाँ पर हमारा प्रोटो हिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है, कि यहाँ तक तो हमारा प्री हिस्ट्री था, इसके बाद क्या होगा हमारा प्रोटो हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हियर वी विल हैव प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा क्या होगा, प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। अब प्रोटो हिस्ट्री में मैंने क्या बोला था आपको, प्रोटो हिस्ट्री में क्या था हमारा, कौन सा फेज था, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला, ठीक है ना। इसमें क्या था हमारा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखो इसमें भी क्या होगा, 3 फेज होंगे, 3 तरह के फेज होंगे, लाइक 3,000 बीसी टू 2,600 बीसी, या 2,600 बीसी या 2,500 बीसी तक, जो ये टाइम पीरियड होता है इसको बोलते हैं प्री हड़प्पा फेज या प्री हड़प्पा पीरियड, ठीक है ना। इसको बोल देते हैं प्री हड़प्पा पीरियड, दैट इन दिस फेज जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी,
इट वॉज ऑन द डेवलपिंग फेज, ये डेवलप हो रही थी उस टाइम। यहाँ पर जो वो लोग थे वो डेवलप कर रहे थे हड़प्पा सिविलाइजेशन को, ठीक है। अब एक बात बताइए मुझे, अगर किसी को भी ये पता है कि सिविलाइजेशन क्या होता है, सो इफ एनीबडी नो कि सिविलाइजेशन क्या होता है, तो वो प्लीज अपना माइक ऑन करे और बताए। किसी को भी अगर कुछ भी पता है कि क्या होता है सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन किसी को नहीं पता क्या होता है। सिविलाइजेशन देखो क्या होता है, सिविलाइजेशन इज समथिंग वेयर, पहले बता देता हूँ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन क्या होता है, सिविलाइजेशन इज समथिंग वेयर योर कल्चर विल बी स्टैंडर्डाइज, ठीक है ना। जब हम कल्चर का स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कल्चर, ठीक है ना, जहां पर जो हमारा कल्चर होता है उसको हम स्टैंडर्ड कर देते हैं, उसका जो कल्चर, जो हमारा कल्चर होता है उसको हम स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, उसी को बोलते हैं सिविलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कल्चर जो था वो स्टैंडर्डाइज था। जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, एडमिनिस्ट्रेशन वो भी कैसा था, स्टैंडर्डाइज एडमिनिस्ट्रेशन था उनके पास, ठीक है ना। देयर गवर्नेंस, जो उनका गवर्नेंस था वो भी एकदम स्टैंडर्डाइज था, ठीक है ना। तो जहां पर गवर्नेंस, कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना, दे फॉलो सम स्टैंडर्ड इन दोज एरियाज, ठीक है ना, दैट पॉकेट इज नोन एज अ सिविलाइजेशन, उसी को हम क्या बोल देते हैं, सिविलाइजेशन, ठीक है ना। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस, सिविलाइजेशन क्या होता है हमारा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो, सिविलाइजेशन के बाद जो मैंने बोला था कि ये प्री हड़प्पा पीरियड क्या था, 3000 बीसी टू 2600 बीसी तक जो हमारा क्या था, प्री हड़प्पा पीरियड था, कि इसमें जो हड़प्पा वाले लोग थे उसको सिविलाइजेशन बनाने का ट्राई कर रहे थे, ठीक है ना। सो एंड व्हेन वी विल कम इन 2000 2600 बीसी, ठीक है ना, टिल 1800, ठीक है ना, देयर इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है जी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो सिविलाइजेशन बन जाएगा, ठीक है ना। 2600 बीसी से लेके 1800 बीसी तक क्या होगा, हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन जो होगा वो जेनिथ पर होगा, इसके टॉप पर होगा, जो इनकी सिविलाइजेशन होगी उसका वो हाईएस्ट पीक को टच करके आएगा, ठीक है ना। आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, ठीक है ना, इन 1800 बीसी, ठीक है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन वो क्रम्बल्ड, ठीक है ना, वो शेकिंग करना शुरू कर जाता है। एंड इन 1500 बीसी, ठीक है ना, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन बिल्कुल खत्म हो जाता है, 1500 बीसी में बिल्कुल खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी टाइम पीरियड को हम बोलते हैं लेटर हड़प्पा पीरियड, ठीक है। इसको हम ऐसे ही पढ़ेंगे जब हम क्लास में पढ़ेंगे कल से, ठीक है ना, हम बिल्कुल इसको ऐसे ही पढ़ेंगे। तो प्लीज इसको आप इस टेबल को बनाते जाना मेरे साथ ही, ठीक है ना। आप तो अच्छे से बना सकते हो ना पेन पेपर पर, तो आप इसको अच्छे से बना के चलिए, ठीक है ना। सो व्हाट इज देयर इन 1500, ठीक है ना। तो 1500 में ऐसा क्या हुआ, 1500 बीसी में कि सब कुछ चेंज होना शुरू हो गया, ठीक है ना। सो लाइक इन 1500 बीसी और 1800 टू 1500 बीसी में क्या होता है, देयर वाज अ टाइम पीरियड वेयर दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन गोट लाइक ऐसे बोलते हैं एलिमिनेट होना शुरू हो गया है, ठीक है ना, डिक्लाइन शुरू हो गया इसका और ये खत्म हो गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है इन 1500 बीसी, ठीक है ना, 1500 बीसी में क्या होता है, दैट देयर इज अ न्यू बिगनिंग, क्या बिगनिंग होती है, दैट द एडवेंट ऑफ आर्यंस हैपन इन इंडिया, ठीक है ना। आर्यंस वो लोग हैं, ठीक है ना, देयर आर द ट्राइबल पीपल और ट्राइबल कम्युनिटी विच केम फ्रॉम, ठीक है ना, सेंट्रल एशियन कंट्रीज और इंडो, वो इनको इस पूरे आर्यन को ना, आर्यन जो समाज है इसको हम एक लिंग्विस्टिक कम्युनिटी बोलते हैं, ठीक है ना। एंड दे स्पीक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, ठीक है ना, उसी को हम आर्यन बोलते हैं। दे केम इन मेनी ब्रांचेस टू द इंडिया, ठीक है ना, अलग अलग ब्रांच में इंडिया में आए। बट इन 1500 बीसी इनका बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से आना हुआ इंडिया में, सभी लोगों का, सभी ग्रुप्स का, सभी अलग अलग ट्राइब्स, ठीक है ना, इंडिया में बहुत अच्छे से आना शुरू हुआ। एंड बिकॉज ऑफ दिस, विद द एडवेंट ऑफ यूरोपियन, ठीक है ना, इंडिया में क्या स्टार्ट हुआ, इंडिया में स्टार्ट हुआ वैदिक एज, बिकॉज ऑफ द फॉर्मलाइजेशन ऑफ वेदास, ठीक है ना, क्योंकि वेदास बनने स्टार्ट हुए कब, 1500 बीसी में, ठीक है।
तो जब वेदा बनने स्टार्ट हुए हमारे, तो यहाँ पर क्या स्टार्ट हुई, वैदिक एज। तो वैदिक एज हमारी दो हिस्सों में टूट गई, ठीक है ना। उसका भी कुछ अलग अलग टाइम पीरियड है और उसका भी कुछ अलग अलग रीजन है कि वो अलग अलग कैसे स्टार्ट हुई, ठीक है ना। तो जब ये 1500 बीसी में हमारा वैदिक एज स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहला जो स्टार्ट हुआ दैट इज अर्ली वैदिक पीरियड, ठीक है ना। इसको बोलते हैं अर्ली वैदिक पीरियड। इस अर्ली वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड जो होता है, इट इज फ्रॉम 1500 बीसी टू 1000 बीसी, ठीक है ना। ये 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक जो होता है हमारा अर्ली वैदिक पीरियड होता है, ठीक है ना। अभी बताऊंगा इसमें क्या क्या होता है क्या नहीं। एंड देन देयर विल बी लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है ना। लेटर वैदिक पीरियड होते हैं 1000 बीसी से, 1000 बीसी से लेके, एंड इट विल बी देयर टिल 6 सेंचुरी बीसी। 6 सेंचुरी बीसी का मतलब क्या होगा, बीसी, 6 सेंचुरी बीसी का मतलब होगा दैट 6 सेंचुरी बीसी विल बी फ्रॉम 500 टू 599, ठीक है ना। अभी हम कौन सी सेंचुरी में रहते हैं, 21 सेंचुरी में रहते हैं ना। तभी तो हम क्या लिखते हैं 2000, ठीक है ना। 2000 से लेके 2099 तक क्या होगा हमारा, 21 सेंचुरी होगी। अगर मैं 17 सेंचुरी लिखता हूँ, तो 17 सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 1600 से लेके 1699 तक जो होगा हमारा 17 सेंचुरी होगा, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना है आपको कि ये जो हमारा लेटर वैदिक पीरियड होता है, इट वॉज फ्रॉम 100 बीसी टू 6 सेंचुरी बीसी, ठीक है ना। इसको अच्छे से याद रखना। अब देखो क्या होता है, दोनों चीजों को समझो, अर्ली वैदिक पीरियड में और लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है ना। अब इसमें ये चीज होती है सबसे बड़ी, कि अर्ली वैदिक पीरियड जो होता है ना हमारा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन दे केम इन इंडिया, जो एडवेंट हुआ था आर्यंस, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दीज पीपल आर नोमैड्स। और पीपल का मतलब क्या होता है, दैट दे पर्सन डू नॉट स्टे एट वन प्लेस, ठीक है ना, दे मूव वन प्लेस टू अनदर, ठीक है ना। तो उसको नोमैड बोलते हैं, नोमैडिक पीपल बोलते हैं, ठीक है ना। प्लस दे आर पेस्टोरल कम्युनिटी। पेस्टोरल कम्युनिटी का मतलब दैट दे आर हैविंग कैटल्स, ठीक है ना। उनके पास गाय भैंस बहुत सारी होती थी, शीप्स होती थी। तो उसके साथ वो अच्छे से जो पेस्टोरल लैंड होती है उसको देखते रहते थे, ठीक है ना। उसको ढूंढते रहते थे, उसकी तलाश में रहते थे हमेशा, कि कहीं पर उनको अच्छे से घास वाली वो मिल जाए। एंड इन दिस अर्ली फेज, ठीक है ना, दे केम इन इंडिया, ठीक है। और व्हेन दे केम इन इंडिया दे स्टार्टेड टू कंपोज। क्या कंपोज करने लगे, वेदास को कंपोज करने लगे, ठीक है ना। अब वेदास को जब कंपोज किया उन्होंने, तो उन्होंने क्या किया, वेदास में ही लिखा कि दैट दे द सोसाइटी, ठीक है ना। ये भी बात याद रखना कि वो पेस्टोरल कम्युनिटी थी, तो उनका सबसे बड़ा जो धन था वो क्या था, कैटल। कैटल रियरिंग करते थे, तो सबसे बड़ी जो चीज थी उनके पास वो क्या थी, कैटल। अब दूसरी चीज क्या बोली मैंने, कि दे फॉर्म द वेदास, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हुआ, कंपोजिशन होगी किसकी, वेदास की कंपोजिशन स्टार्ट हुई। तो वेदास की कंपोजिशन से क्या हुआ, कि यहाँ पर हमारा एक सिस्टम आया जिसका नाम था वर्ण सिस्टम, ठीक है ना। वर्ण सिस्टम क्या कहता है, वर्ण सिस्टम जो होता है ये 4 क्लास को डिवाइड करता है, ठीक है ना। वर्ण सिस्टम क्या कहता है कि दैट देयर विल बी ब्राह्मण, ठीक है ना, देन क्षत्रिय, देन वैश्य, देन शूद्राज, ठीक है ना। देयर विल बी शूद्राज, शूद्राज, ठीक है ना। अब देखो क्या क्या काम होता है, ब्राह्मण्स क्या होते हैं, ब्राह्मण्स वो लोग होते थे जिनके पास नॉलेज होती थी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है ना। हु हैव द नॉलेज ऑफ द वेदास, दे आर ब्राह्मण्स, ठीक है ना। क्षत्रिय विल बी दम, मतलब जिनके भुजाओं में दम होता था, ठीक है ना, जो लड़ सकता था, जो लड़ाई करने वाला होता था, आर्मी में जाने वाला या आर्मी का काम करने वाला, जो लड़ने वाला जो होता था, ठीक है ना, मसल पावर जिसके पास होता था, दैट इज क्षत्रिय, ठीक है ना। वेश्याज आर दो पीपल हु डू द बिजनेस, जो मर्चेंट क्लास होती थी वो वेश्याज होता था। एंड शूद्राज विल बी द सर्विंग सर्विस क्लास, ठीक है ना, जो सर्विंग करती थी ना, दूसरों को सर्विस देता था, दैट इज शूद्राज, ठीक है। अब इन तीनों के हिसाब से समझो कैसे क्या हुआ, कि ये वरना क्लास थी। अब अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था, अर्ली वैदिक पीरियड में एक इनमें बहुत अच्छी चीज होती थी, दैट देयर इज अ मोबिलाइजेशन, ठीक है ना। मोबिलाइजेशन किस चीज का, मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वन वर्ना टू अनदर वर्ना। कैसे, इफ आई वॉज बोर्न इन शूद्र फैमिली, ठीक है ना, मान के चलो मैं शूद्र फैमिली में पैदा हुआ हूँ, ठीक है ना, एंड आई हैव रीड वेदास इनफ, ठीक है ना, मैंने अच्छे से वेदास को पढ़ा, एंड आई एम द मास्टर ऑफ वेदास नाउ, ठीक है ना। सो मैं क्या बन सकता हूँ उस टाइम, ऑटोमेटिकली ब्राह्मण, ठीक है ना। मैं क्या बन जाऊंगा वहां पर, ब्राह्मण बन सकता था, ठीक है ना।
वहां पर ब्राह्मण बन सकता था। अब जैसे मान के चलो मैं मर्चेंट क्लास में पैदा हुआ एंड आई वांट टू बी अ फाइटर, देन मैं क्षत्रिय बन जाता हूँ। ठीक है ना, तो ये मोबिलाइजेशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज अवेलेबल इन अर्ली पीरियड। ठीक है ना, एंड इन लेटर वैदिक पीरियड दिस मोबिलाइजेशन वाज स्टॉप। ठीक है ना, दिस मोबिलाइजेशन वाज स्टॉप। अगर आप शूद्र फैमिली में पैदा हुए तो आप शूद्र फैमिली में ही मरोगे। ठीक है ना, ऐसा होता था। अगर आप ब्राह्मण पैदा हुए हो तो आप ब्राह्मण ही रहोगे। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर क्या होता था कि जिस भी आप वर्ण में पैदा होगे आप वही रहे वहां पर। दूसरा क्या हुआ यहाँ पर, रिजिडिटी आ गई, बहुत ज्यादा रिजिडिटी इसलिए आ गई कि यहाँ पर एक और क्लास का जन्म हो गया, दैट इज अनटचेबल्स। ठीक है ना, तीसरी चीज यहाँ पर क्या आ गई कि लेटर वैदिक पीरियड की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, तीसरी चीज यहाँ पर ये आ गई, जो हमारे ब्राह्मण्स थे, ठीक है ना, ब्राह्मण्स ने क्या किया, डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया पूरे पूरी सिविलाइजेशन, पूरी पूरी की पूरी सोसाइटी को। ठीक है ना, एंड उनकी जो ऑर्थोडॉक्स 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 जो प्रैक्टिसेस होती थी उसको वो बहुत ज्यादा प्रिवेल करने लगे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल वो जो बलि देते थे ना, सेक्रीफाइस करवाते थे लोगों से, तो वो बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गया। ठीक है ना, अब क्या हुआ, लेटर मैजिक पीरियड में ये भी हुआ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि यहाँ पर जब हमारा लेटर वैदिक पीरियड स्टार्ट हुआ, टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर लोग एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है ना, द पीपल स्टार्टेड एग्रीकल्चर। पहले उनका सबसे बड़ा काम क्या था, कैटल रियरिंग करना। अब वो क्या काम करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। ठीक है ना, अब दोनों में फर्क है ना। अब देखो मैंने इसीलिए वहां पर 6th सेंचुरी बीसी लिखा था। ठीक है ना, क्यों लिखा था, वो इसीलिए लिखा था, इसको समझो। 6th सेंचुरी बीसी में ऐसा क्या हुआ कि हमने 6th सेंचुरी बीसी लिखा। ठीक है ना, 6th सेंचुरी बीसी। ठीक है ना, यहाँ पर एक्चुअली दो बड़े डेवलपमेंट होते हैं उस टाइम पर, लेटर वैदिक पीरियड के बाद। ठीक है ना, दो बड़े डेवलपमेंट क्या क्या होते हैं। पहला बड़ा डेवलपमेंट तो ये होता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि वहां पर 6th सेंचुरी बीसी में, बिकॉज ऑफ दीज सोसाइटी, ठीक है ना, दैट इज मेड बाय द ब्राह्मण्स इन द लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है ना, सोसाइटी बिकम रिजिड। ठीक है ना, ऑर्थोडॉक्स नेचर हो गया ब्राह्मण्स का बहुत ज्यादा, तो उसकी वजह से वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगी लोगों को। ठीक है ना, सो दे वांट अ चेंज इन द सोसाइटी, दे वांट अ चेंज इन द सोसाइटी। तो वो क्या करने लगे, वहां पर एक ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ। उस ट्रेडिशन का नाम था शर्मना ट्रेडिशन। शर्मना ट्रेडिशन ऐसा ट्रेडिशन था, जो लोग एंटी ब्राह्मण कल्चर थे, ठीक है ना, वो इसमें ट्रेडिशन में जुड़ने लगे एंड दे रेज द वॉइस अगेंस्ट ब्राह्मण्स। ठीक है ना, इसी में ही जो दो लोग और आए, और उन दोनों लोगों ने क्या किया, 6th सेंचुरी बीसी में आने के बाद दो सोशो रिलीजियस रिफॉर्म पैदा किए। ठीक है ना, क्या किए, टू सोशो रिलीजियस रिफॉर्म रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हुई। ठीक है ना, और वो सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट क्या थी, दो नए रिलीजन आए उस टाइम। वो दो नए रिलीजन कौन कौन से आए, पहला फर्स्ट रिलीजन वॉज बुद्धिज्म। ठीक है ना, सेकेंड रिलीजन वॉज जैनिज्म। ठीक है ना, तो ये दो बड़े रिलीजन आए उस टाइम पर। एक और वैसे सेक्ट आया था, दैट इज आजीविका, आजीविका सेक्ट भी आया था उसी टाइम पर। ठीक है ना, ये भी उसी के चक्कर में आया था, बिकॉज दिस वाज आल्सो द पार्ट ऑफ शर्मना ट्रेडिशन। ठीक है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पहला सबसे बड़ा जो चेंज आया वो आया 6th सेंचुरी बीसी में, कि दैट देयर इज अ सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, एंड फ्रॉम देयर द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वाज केम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है ना, सेकंड चीज क्या हुई यहाँ पर कि बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चर, ठीक है ना, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ठीक है ना, विच हैपेंस इन लेटर वैदिक पीरियड। तो यहाँ से क्या होने लगा, जब आप एग्रीकल्चर करोगे, ठीक है ना, मान के चलो आपने आपको आपके पास जो खेत है, ये खेत है आपका, ठीक है ना, इसमें आपने क्या किया, 1000 kg अनाज उगाया। ठीक है ना, 1000 चावल उगाया, और आपकी जो फैमिली की नीड है, वो फैमिली की नीड आप मान के चलो, वो फैमिली की नीड है 200 kg। ठीक है ना, तो आपके पास यहाँ से क्या आया, सरप्लस आया। ठीक है ना, क्या है आपके पास, सरप्लस आया। ठीक है ना, सरप्लस क्या होता है कि जैसे मान के चलो आपने 1000 kg कमाया था, आपकी घर की नीड थी 200, आपके पास 80 100 kg बच गया ना, वो 80 100 kg क्या है, आपके पास सरप्लस है। तो व्हाट यू विल डू एक्सचेंज दिस बाय समवन। ठीक है ना, जिसके पास, जैसे मान के चलो आपके पास चावल है, तो आपके ये कोई दूसरा आदमी है, उसके पास गेहूं होगा, तीसरा आदमी होगा उसके पास मक्का होगा, मेज जिसे बोलते हैं। ठीक है ना, कॉर्न,
तो ऐसी चीजों में आप क्या करना चाहोगे, आप चेंज करना चाहोगे। वो चेंज करने के लिए आपने क्या किया, आपने छोटे छोटे पॉइंट बना दिए। ये जैसे मान के चलो मैंने एक जगह डिसाइड कर दी कि यहाँ पर हम एक्सचेंज करेंगे। वो एक्सचेंज करने के लिए क्या होने लगा कि यहाँ पर लोग नई नई चीजें बनाने लगे, जैसे रोड बनाने लगे। यहाँ तक सामान तो लेना ही लेके आना होगा ना खेत से, रोड बनाने लगे, ठीक है ना। यहाँ पर वेयर हाउस बनाने लगे जहां पर आप स्टोर करोगे। और ये सब चीजें करते करते क्या होने लगा, ये बहुत बड़ा टाउन जैसे बनने लगा। क्योंकि आप क्या करोगे, यहाँ पर जब आप अपने सामान डालोगे तो आप यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी रखोगे, आप अपना घर भी बनाओगे, आप अपने बच्चों को भी लेके आओगे, यहाँ पर शॉप्स भी बनना शुरू हो जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ टाउन्स, ठीक है ना। ये टाउन बनना स्टार्ट हो गया। अब ये जब टाउन बनना स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे जनपद बनना स्टार्ट हो गए। उन टाउन्स को क्या बोलते हैं हम, जनपदास, ठीक है ना, जनपदास। एंड दैट्स हाउ इन 6th century BC there was a rise of 16 महाजनपद। यहाँ पर 16 महाजनपद बनने स्टार्ट हुए, ठीक है ना, 6th century BC में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, बताइए सभी लोग एक बार बता दीजिए कि जब तक मैंने बताया 16 महाजनपद, यहाँ तक समझ आया सबको। हमारी सुनते हैं 16 महाजनपद, जो जैसे हमारे 16 महाजनपद बने, इसमें से क्या हुआ कि एक महाजनपद था जो बहुत पावरफुल बनकर आया। उस महाजनपद का नाम था मगध, मगध महाजनपद, ठीक है ना। आउट ऑफ 16 महाजनपद देयर इज वन महाजनपद whose नेम इज महाजनपद, उसका नाम क्या था, मगध, मगध महाजनपद, ठीक है ना। इसमें क्या होने लगा, मगध महाजनपद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया उस टाइम पर, ठीक है ना। जब ये मगध महाजनपद इंपॉर्टेंट हो गया तो इससे हमको क्या पता चला कि मगध महाजनपद इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि इसने और भी महाजनपदों को अपने में मिलाना स्टार्ट कर दिया। इसमें रूलिंग क्लास आ गई, ठीक है ना। सो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसे होने लगी कि जैसे रूलिंग क्लास आ गई, डायनेस्टी आ गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो 16 महाजनपद में से एक जो महाजनपद है जिसका नाम मगध है, ये सबसे ज्यादा पावरफुल और इम्पोर्टेंट बन गया, ठीक है ना। सो इसका अब हमको हिस्ट्री देखना होगा, ठीक है ना। यहीं से एक्चुअली हमारी हिस्ट्री स्टार्ट होती है, एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है ना। वैसे तो ये भी पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है जब तक अभी तक बताया मैंने, बट यहाँ पर क्या देखेंगे हम, हिस्ट्री ऑफ मगध। हिस्ट्री ऑफ मगध में क्या क्या होगा, देखो हिस्ट्री ऑफ मगध में ये होगा कि जो सबसे पहला इसमें डायनेस्टी आएगा, सबसे बढ़िया, जो सबसे पहला बढ़िया रूलर जो आएगा, जो इसको पूरे को कंट्रोल करेगा, उसका नाम होगा, दैट इज हरियंका डायनेस्टी, ठीक है ना, हरियंका डायनेस्टी। देयर इज अ पर्सन कोल्ड एज अजा बिम्बिसारा, ठीक है ना। बिम्बिसारा एक पर्सन होता है, वो अपनी हरियंका डायनेस्टी को बसाता है यहाँ पर, ठीक है ना। वो पर्सन क्या करता है, इस पूरे मगध को, मगध रीजन को अपने कंट्रोल में करता है। एंड यहाँ से अपनी सारी ट्रेड को देखता है, ठीक है ना। इस पूरे हरियाणा, इस पर पूरे मगध पर अपना कंट्रोल जमा लेता है और पूरे को उसको कंट्रोल करके चलाता है, ठीक है ना। फिर उसका बेटा आता है अजात शत्रु, तो वो सब हम प्रॉपर जब हमारी क्लास होगी, डिस्क्रिप्शन क्लास प्रॉपर, उसमें देखेंगे। तो जो हमारा हरियंका डायनेस्टी होता है, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 545 BC। देखो मैंने 6th century BC लिखा था ना, 500 से लेके 599 तक, तो 6th century BC में ही देखो ये टाइम पीरियड है ना, 545 BC। एंड इट विल बी देयर टिल 412 BC, ठीक है ना। 412 BC में क्या होता है, जो प्रियंका का लास्ट रूलर होगा, ही वोड ही वॉज गोट किल्ड, ठीक है ना, बाय अ शिशु नागा, ठीक है ना। एंड दैट्स हाउ अ न्यू डायनेस्टी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन मगध, ठीक है ना। उस डायनेस्टी का नाम उसके नाम पर ही होगा, दैट इज शिशु नागा डायनेस्टी, ठीक है ना। शिशु नागा डायनेस्टी, तो अपनी डायनेस्टी को बसा देगा, इसका लास्ट रूलर मार के, तो वहां पर आता है फिर शिशु नागा डायनेस्टी, ठीक है ना। देन शिशु नागा डायनेस्टी जो होगी, इट वाज देयर फ्रॉम 412 BC टू 344 BC, ठीक है ना। तो ये कब से कब तक होता है, शिशु नागा डायनेस्टी वाज देयर फ्रॉम 412 BC टू 344 BC, ठीक है ना। अब जो शिशु नागा होगा, ये भी डायनेस्टी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसको भी खत्म कर दिया जाएगा बाय रूलर नेम्ड एज महापद्मा नंदा, ठीक है ना। तो वो अपनी स्टेब्लिश करेगा डायनेस्टी, उस डायनेस्टी का नाम होगा नंदा डायनेस्टी, ठीक है ना।
Nanda dynasty. And Nanda dynasty will be there from 3442 321 BC. ठीक है ना, 321 BC तक जो होता है हमारा नंदा डायनेस्टी होता है। इसका एक रूलर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रूलर होता है, रूलर का नाम होता है महापद्मा नंदा। ठीक है ना, when this ruler was there ना, महापद्मा नंदा, एलेक्जेंडर केम इन इंडिया। ठीक है ना, अलेक्जेंडर इंडिया में होता है, ठीक है ना, और वो अपनी लड़ाई भी लड़ लेता है उधर पंजाब वाली साइड में। ठीक है ना, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन ही डिसाइडेड टू केम इन इंडिया इन द इंटीरियर ऑफ इंडिया, मगध वाली साइड जब बढ़ता है, तो वो इस महापद्मानंदा से डर के अपनी आर्मी को पीछे कर लेता है। ठीक है ना, ये याद रखना बहुत जरूरी है, हम इसको बाद में भी डिस्कस करेंगे कि अलेक्जेंडर इसको इससे डर के भाग जाता है, ऐसा लिखा गया है हिस्ट्री में। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। नंदा डायनेस्टी के बाद, नंदा डायनेस्टी के बाद 312 में क्या होगा, एक आदमी होता था जिसका नाम होता था चाणक्य। सुना है कभी पहले चाणक्य? चाणक्य का एक और नाम होता है कौटिल्य, कौटिल्य भी बोलते हैं। इसका एक्चुअली जो नेम होता है उसका नेम होता है विष्णुगुप्ता। ठीक है ना, विष्णुगुप्ता। ये आदमी बहुत बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होता है। ठीक है ना, एंड ही नोज हाउ टू यूज द पॉलिटिक्स, बहुत अच्छे से इसको यूज करना भी आता है पॉलिटिक्स का, ये सब कुछ बहुत अच्छे से करता है विष्णुगुप्ता। ठीक है ना, अब ये क्या करता है, जो ये महापद्मानंदा है, ठीक है ना, विष्णुगुप्ता एक बिल्कुल रोड से उठा के आदमी लेके आता है जिसका नाम होता है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है ना, वो बिल्कुल अलग होता है, उसका कोई भी रूल नहीं होता है कि वो डायनेस्टी से बिलोंग करता है, बहुत अच्छे बड़े साम्राज्य से बिलोंग करता है, नहीं। वो एक बिल्कुल ऐसा आम आदमी होता है, वो आम आदमी को विष्णुगुप्ता क्या करता है, कौटिल्य और चाणक्य ये सब एक ही नाम है। ठीक है ना, इसी का ही नाम है सारे के सारे। ये चंद्रगुप्त मौर्य को क्या करता है, इतना पावरफुल बना देता है दैट ही विल किल दिस महापद्मानंदा, और नंदा डायनेस्टी के रूलर को मारने के बाद अपनी डायनेस्टी बसाएगा। ठीक है ना, उस डायनेस्टी का नाम क्या होगा, मौर्य डायनेस्टी। एंड मौर्य डायनेस्टी विल बी देयर फ्रॉम 321 BC टू 185 BC। ठीक है ना, तो ऐसे चंद्रगुप्त मौर्य अपनी डायनेस्टी को स्टेब्लिश करता है। फिर जो चंद्रगुप्त मौर्य होता है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा उसको सक्सीड करता है जिसका नाम होता है बिंदुसार। फिर बिंदुसार के मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर आता है, सबने सुना होगा, अशोका, अशोका द ग्रेट। ठीक है ना, अशोका सम्राट आता है इस टाइम पर। एंड जब अशोका सम्राट आता है इंडिया में, ही कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द इंडिया इन हिज हैंड। ठीक है ना, वो अपने हैंड में सारे के सारे इंडिया को कंट्रोल कर लेता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है ना, आई विल गिव यू द मैप व्हेन आई विल टीच यू। ठीक है ना, मैं डेली इनकॉर्पोरेट भी करूंगा मैप को कि कितना किसने हिस्ट्री को, मतलब कितना किसने किस टाइम में कितना एरिया को कैप्चर कर लिया था। ठीक है ना, तो अशोका जो है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ज्यादा एरिया को कैप्चर कर लेता है। ठीक है ना, फिर अशोका के बाद क्या होता है कि व्हेन अशोका डाइड, ठीक है ना, अशोका के मरने के बाद मौर्य एम्पायर जो होता है वो श्रिंक करने लगता है, श्रिंक करने लगता है, डूबने लगता है। ठीक है ना, एंड व्हाट हैपेन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि जब ये श्रिंक करने लगता है, डोलने लगता है, क्योंकि वहां पर जो रूलर होते हैं मौर्यन एम्पायर के, वो इतने अच्छे रूलर नहीं हो पाते हैं कि जैसे हमारा, मान के चलो ये पूरा का पूरा इंडिया है। ठीक है ना, मैं ऐसे रफली बना देता हूँ, ये पूरा का पूरा इंडिया है, तो इस पूरे के पूरे इंडिया को पहले कौन कंट्रोल करता था, पहले कंट्रोल करता था अशोका। ठीक है ना, इस पूरे, और जब अशोका चला गया तो ये जो लोग होंगे लेटर मौर्यन एम्पायर के जो लोग होंगे, तो ये सिर्फ इतना सा एरिया कंट्रोल कर पाते थे, लाइक 30-40% ऑफ इंडिया। ठीक है ना, एंड इसी वजह से जो हमारा जो मौर्य के जो टाइम पीरियड के बाद की जो एज होती है उसको हम जो नाम भी देते हैं वो पोस्ट मौर्यन एज के नाम से जानते हैं। क्यों, क्यों पोस्ट मौर्यन एज के नाम से जानते हैं, बिकॉज देयर वाज नो वन आफ्टर द अशोका, ठीक है ना, जो पूरे रूल को, पूरे इंडिया को अपनी मुट्ठी में कर सके। ठीक है ना, बाद में आएगा, बट अभी कोई नहीं आया, पूरा पूरा इंडिया जो है वो सेंट्रलाइज रूल में नहीं चलता है। ठीक है ना, और फिर कैसे चलता है, तो मौर्यंस के बाद जो हमारा टाइम पीरियड जो स्टार्ट होता है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है ना, नाम होता है इस पीरियड का, दैट इज पोस्ट मौर्यन पीरियड। पोस्ट मौर्यन पीरियड बोलते हैं बिकॉज देयर इज नो वन हु इज हैविंग अ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। ठीक है ना, ओवर इंडिया। ठीक है, और जो इंडिया होता है ना वो पूरा हिस्सों में बढ़ जाता है। ठीक है ना, जैसे मान के चलो, मैं दोबारा से बना देता हूँ एक बारी, ये हमारा इंडिया है मान के चलो। ठीक है ना, यहाँ पर जो छोटा सा रूलर था, ये रूल था किसका,
ये रूल रह गया। अशोका के सम्राट के टाइम, अशोका द ग्रेट सम्राट के टाइम क्या होता है कि पूरा का पूरा इंडिया अशोका के अंडर में होता है। अभी क्या होने लगा, जब अशोका चला गया और लास्ट के मौर्यन रूलर बचे, वो क्या करने लगे इसको, मतलब वो बचा नहीं पाए, तो इतना सा रूलर रह गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर उनके मिनिस्ट्री में एक आदमी होता है जिसका नाम होता है सुंगा, ठीक है ना, पुष्यमित्र सुंगा। तो वो क्या करता है, वो जो अशोका के बाद का जो लास्ट रूलर होगा मौर्यन डायनेस्टी में, उसको मार देता है, ठीक है ना, और मारने के बाद अपनी डायनेस्टी बसाता है, ठीक है ना। यहाँ पर अपनी डायनेस्टी बसाएगा ओवर द 30-40% ऑफ द रूल, ठीक है ना। अब यहाँ पर कोई और आ जाएगा, यहाँ पर कोई और रूल करेगा, यहाँ पर कोई और रूल करेगा, यहाँ पर कोई और रूल करेगा। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पूरे इंडिया में देर इज नॉट अ सेंट्रलाइज रूल, ठीक है ना, यही पता चल रहा है ना। तो यहाँ पर कोई भी सेंट्रलाइज रूल नहीं है, इसी वजह से हमने इसका जो पीरियड का नाम दिया है, वो क्या नाम दिया है, पोस्ट मौर्यन पीरियड, कि मौर्य के बाद का जो पीरियड है वो ऐसे है, ठीक है ना। तो जो पोस्ट मौर्यन पीरियड है, इसको बहुत अच्छे से समझना, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि दो तरह के रूलर होते हैं, एक तो होते हैं हमारे इंडिजीनियस रूलिंग, ठीक है ना, और इंडिजीनियस डायनेस्टीज, ठीक है ना, जो इंडिया की होगी, ठीक है ना, जो इंडिया के रूलर होंगे। और कुछ होगा हमारा आउटसाइडर रूलर और डायनेस्टी, ठीक है ना। इनको क्या बोलेंगे हम, कि जो फॉरेन से आए थे, फॉरनर रूलर, ठीक है ना। तो दो तरह के रूलर हो जाते हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बाद, ठीक है ना। तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड जो होता है ये कब से कब तक होता है, अभी देखो आप इसमें देखोगे आप, जो यहाँ पर हमारा मौर्यन वाला पीरियड है, ये कब से कब तक था, 321 BC टू 185 BC। तो जो हमारा पोस्ट मौर्यन पीरियड होता है ये कहीं 200 BC में ही स्टार्ट हो जाता है, एंड इट विल बी देयर टिल 250 AD। अब बीसी के भी एडी में चला जाएगा पोस्ट मौर्यन पीरियड, ठीक है ना, इसको ध्यान से याद रखना। क्या बोला मैंने, अगर ये एक टाइमलाइन है, यहाँ पर क्राइस्ट का बर्थ हुआ था उससे 200 साल पहले, 200 years अगो यहाँ पर थे, तो इसको बोलते हैं 200 BC, ठीक है ना। फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे हम सबसे पहले, ठीक है ना, फिर हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 250 तक गए हम यहाँ पर एडी में, ठीक है ना। यहाँ तक ये पूरा रूल रहा पोस्ट मॉडर्न पीरियड, ठीक है भाई, यहाँ तक समझ आया। अब देखो इंडिजीनियस जो रूलर होंगे वो कौन कौन से रूलर होंगे, उनके बारे में बहुत अच्छे से जानना है। तो सबसे पहला जो रूलर होगा दैट इज शुंगा डायनेस्टी। तो सबसे पहली डायनेस्टी रूल करने आएगी मगध पर, वो होगी कौन, शुंगा डायनेस्टी, एंड दे विल बी देयर फ्रॉम 185 BC टिल 75 BC। ये 185 BC से लेके 75 BC तक यहाँ पर सबसे पहले रहते हैं। दूसरा दूसरा सुंगा के बाद कौन आएगा हमारा इंडिया में, दैट इज कानवाज, कानवाज डायनेस्टी, एंड दे विल बी देयर फ्रॉम 705 BC, ठीक है ना। देन कैनवास के बाद कौन आएगा, देयर विल बी सतवाहनास। सतवाहनास भी बहुत बढ़िया रूलर होते हैं, सतवाहना, ठीक है ना, इनका भी बहुत नाम है इंडिया में, सतवाहना डायनेस्टी का, ठीक है ना। एंड दे केम इन इंडिया, और जब ये पावर में आते हैं मोस्टली रफली ये फर्स्ट सेंचुरी एडी में आ जाते हैं, फर्स्ट सेंचुरी एडी में आ जाते हैं, एंड दे विल बी देयर टिल 200, मतलब लाइक ऐसे मान के चलो सेकंड सेंचुरी बीसी या थर्ड सेंचुरी बीसी तक ये रहते हैं, सेकंड और थर्ड सेंचुरी एडी तक रहते हैं, बीसी नहीं एडी तक रहते हैं, ठीक है ना। दे विल बी देयर टिल थर्ड सेंचुरी एडी, ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे तीन इंडिजीनियस डायनेस्टी जो इंडिया से उभर कर आई थी, ठीक है ना। अब हम देखेंगे आउटसाइडर डायनेस्टी, आउटसाइडर रूलर और आउटसाइडर फॉरनर रूलर, ठीक है ना, ये जो बाहर से आए थे इंडिया में, ठीक है ना, वो कौन कौन से रूलर आए थे। तो सबसे पहले जो रूलर आए थे उनका नाम था दैट इज इंडो ग्रीक्स, इंडो ग्रीक्स, ठीक है ना। इंडो ग्रीक्स कब आए थे, दे केम इन इंडिया इन 1600, और 1600 नहीं, 165, 165 BC, 165 BC से लेके ये 90 BC तक रहते हैं इंडिया में, ठीक है ना, इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स के बाद जो हमारे इंडिया में आते हैं वो आते हैं शाकाज, एंड शाकाज विल बी देयर फ्रॉम 90 BC टू 250 BC और एडी, 250 AD तक ये रहते हैं,
शाकास। शाकास के बाद आता है इंडिया में पार्थियंस। पार्थियंस, ठीक है ना। ये कब आते हैं? हमारे 25 एडी में आते हैं। एंड दे विल बी देयर टिल थर्ड या फोर्थ सेंचुरी बीसी, एडी तक रहते हैं, ठीक है ना। थर्ड सेंचुरी एडी, ठीक है। उसके बाद पार्थियंस के बाद आएंगे हमारे कानवा, कुशानास। कुशानास, ठीक है ना। कुशानास कब आते हैं एक्चुअली? ये आते हैं 65 एडी में, ठीक है ना। एंड दे विल बी देयर टिल 101 एडी, ठीक है ना, 101 एडी, यहाँ तक रहते हैं। और कुछ तो मतलब ऐसा है कि कुछ कुशानास तो लेट तक भी रहते हैं, बट ये मतलब 101 एडी में खत्म होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा जो नॉर्थ इंडिया था पूरा का पूरा, ठीक है ना, देख लो इसको इंडिया को। तो अभी क्या हुआ, ये पूरा का पूरा जो इंडिया था हमारा, ये ऐसा होने लगा कि पूरा बट गया हिस्सों में, ठीक है ना। एंड यहाँ पर क्या होता है फिर, हमारा दो हिस्सों में डिवाइड होके होने के बाद, ठीक है ना, पूरा ये सेंट्रलाइज रूल तो नहीं था, पूरा दो हिस्सों में डिवाइड था। एंड एट द एज ऑफ 250 एडी, ठीक है ना, यहाँ पर एक्चुअली हम दो तरीके से हिस्ट्री पढ़ते हैं 250 एडी में, ठीक है ना। दो तरीके से क्यों पढ़ते हैं कि नॉर्थ इंडिया जो है हमारा, नॉर्थ इंडिया पूरा का पूरा, नॉर्थ इंडिया में क्या होता है 250 एडी में, ठीक है ना, एक रूलर होता है जिसका नाम होता है श्री गुप्ता, ठीक है ना। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ गुप्ता एम्पायर, ठीक है ना, ये फाउंड करता है गुप्ता एम्पायर को। बट एट दिस पॉइंट ऑफ एज, ठीक है ना, 250 से लेके 319 तक, ये जो गुप्ता एम्पायर होता है ये इतना अच्छा नहीं होता, मतलब इतना फ्लरिश नहीं होता है, इतना ज्यादा सेंट्रलाइज रूल नहीं होता है, ठीक है ना। वो छोटा सा एम्पायर होता है, बड़ा नहीं होता है। बट श्री गुप्ता के बाद जिसका बेटा आता है घटोत्कच, वो भी इसको बढ़ाने का ट्राई करता है। तो उसके बाद जो होता है इन 319, ठीक है ना, 319 में क्या होता है कि गुप्ता का जो डोमिनेटिंग रूल है वो स्टार्ट होता है विद द रूलर नेम्ड एज चंद्रगुप्ता फर्स्ट, ठीक है ना। चंद्रगुप्त फर्स्ट के रूलर जो होता है वो स्टार्ट करता है आके यहाँ पर डोमिनेटिंग रूल। एंड ही विल बी देयर, मतलब कुछ वो रहेगा, फिर उसका भाई उसका बेटा आएगा, ठीक है ना, फिर उसके बाद कोई और रूलर आएगा, ऐसे ही बढ़िया इनको 5 रूलर आते हैं। एंड जो गुप्ता का डोमिनेटिंग रूल होता है वो होता है 319 से लेके 550 एडी तक, इनका बहुत डोमिनेटिंग रूल रहता है, ठीक है ना। 319 एडी से लेके 550 एडी तक डोमिनेटिंग रूल रहता है किसका? गुप्ताज का। कहां पर? नॉर्थ इंडिया में। एट दिस पीरियड ऑफ और दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है ना, देयर इज समथिंग हैपनिंग इन साउथ इंडिया ऑल्सो, ठीक है ना। साउथ इंडिया में भी उसी समय कुछ ना कुछ चल रहा था। वो साउथ इंडिया में क्या चल रहा था एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कि साउथ इंडिया में ये हुआ कि वहां पर भी एक डायनेस्टी आई, ठीक है ना। उस डायनेस्टी का एक्चुअली नाम जो होता है, एंड दे आर कंटेम्परेरी टू द गुप्तास, ठीक है ना। वहां पर उनका क्या नाम बोला जाता है? दैट इज संगम डायनेस्टी, ठीक है। संगम डायनेस्टी बोलते हैं। अब संगम डायनेस्टी में तीन तरह की डायनेस्टी आती है, तीन अलग अलग डायनेस्टी आती है। कौन कौन सी? चोला, चेरा एंड पांड्याज। ये तीन अलग अलग डायनेस्टी आती है, ठीक है ना। एंड मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत लेट आई, ये बहुत पहले से है वहां पर, ठीक है ना, साउथ इंडिया में। बट वहां पर ये उस टाइम पर बहुत छोटी छोटी डायनेस्टी होती है, इतने बड़े डायनेस्टी नहीं होती है, ठीक है ना। एज पर द साउथ इंडियन हिस्ट्री, देयर इमरजेंस हैपेंड इन 300 बीसी, ठीक है ना, ओनली एट द टाइम ऑफ अशोका, ठीक है ना। जब मौर्यंस थे ना यहाँ पर 300 बीसी में, इंडिया में कौन था? मौर्यंस। तो ऐसा बोला जाता है एज पर द साउथ इंडियन हिस्ट्री कि जो हमारी संगम डायनेस्टी थी, ये तीनों डायनेस्टी उस टाइम से स्टार्ट हो गई थी, ठीक है ना। एंड बट द संगम रेफरेंसेस हम जो मानते हैं वो क्या मानते हैं? हम रेफर करते हैं इसको 200 एडी से लेके 600 एडी तक रेफर करते हैं मोस्टली हमारी टाइमलाइन में, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या होता है, पहले साउथ इंडियन हिस्ट्री को ही खत्म कर देते हैं पूरा, फिर इधर आएंगे नॉर्थ इंडिया में। अब देखो संगम एज में मैंने क्या बोला, तीन डायनेस्टी होती है, चोला, चेरा एंड पांड्यास, ठीक है ना। अब कुछ समय बाद क्या होता है कि 600 बीसी में चोला डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं 600 एडी में, ठीक है ना। एंड जो चेरा एंड पांड्यास है ये कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। बट यहाँ पर जो चोला मैंने जो कट किया है, ठीक है ना, इसको देखो, जो चोला को मैंने कट किया है यहाँ पर ये वाला, तो चोला के यहाँ पर दो डायनेस्टी उभर कर आती है, चोला की जगह पर दो अलग अलग डायनेस्टी इमर्ज होती है, ठीक है ना। उन दो डायनेस्टी का नाम क्या होता है? चालुक्याज,
इसको बोलते हैं चालुक्यास, ठीक है ना। एक और दूसरी डायनेस्टी आती है यहाँ पर, दैट इज पल्लवास, ठीक है ना। दो डायनेस्टी आती है, चालुक्यास एंड पल्लवास, एट द प्लेस ऑफ चोलास, ठीक है ना, याद रखना अच्छे से इसको। अब क्या होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना, जब मतलब लाइक ऐसे मान के चलो ये 600 एडी में हुआ ना, तो 600 एडी से लेके ऐसे मान के चलो 250 साल बाद, मतलब 250 ईयर्स अगो, ठीक है ना। लाइक इन 250 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, लाइक ऐसे मान के चलो 890 एडी के आसपास क्या होता है कि पल्लवाज भी खत्म हो जाते हैं, एंड देयर इज द पर्सन whose name known as विजयाला चोला, ठीक है ना। विजयाला चोला क्या काम करता है कि जो पल्लवाज होता है इसके लास्ट रूलर को मार देता है, और दोबारा से फिर इसके नाम में देखो चोला लिखा है ना, दोबारा से फिर ये चोला डायनेस्टी को स्टेब्लिश करता है, बट उस चोला डायनेस्टी का जो नाम होगा वो होगा हमारा इंपीरियल चोला, और मेन लाइन चोला भी बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। तो इसको ऐसे हमारा, ये है हमारा पूरा का पूरा साउथ इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। यहाँ तक बताओ, समझ आया सबको? बताइए भाई। यहाँ तक समझ आया टाइमलाइन? यस सर। ओके, इधर देखो, इंडियन हिस्ट्री में क्या होता है इधर हमारा नॉर्थ इंडिया में, ठीक है ना। नॉर्थ इंडिया में क्या होगा, नॉर्थ इंडिया में ये हुआ कि मैंने बोला जैसे यहाँ पर श्रीगुप्ता आया, श्रीगुप्ता ने क्या किया, गुप्ता एम्पायर को बिल्ड करना शुरू कर दिया, और बनाना शुरू करने के बाद फाउंडेशन बिछा दी इसकी। बट एक्चुअली जो हमारा ये पूरा का पूरा एम्पायर जो फाउंड किया है किसी अच्छे रूलर ने, वो किसने किया है, चंद्रगुप्ता फर्स्ट ने, ठीक है ना। एंड उनका डोमिनेटिंग रूल स्टार्ट हो जाता है 319 से लेके 550 एडी तक, इनका जो होता है डोमिनेटिंग रूल होता है। अब इसके बाद क्या होता है, 550 में जो होते हैं हमारे गुप्ता खत्म होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना, डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है गुप्ता एम्पायर का। एंड आफ्टर द गुप्ता, ठीक है ना, अ वैक्यूम वाज क्रिएटेड, ठीक है ना। और वो वैक्यूम क्या क्रिएट हुआ, नॉर्थ इंडिया में क्रिएट हो गया, ठीक है ना, वैक्यूम वाज क्रिएटेड। एंड वहां पर कोई फिल नहीं कर रहा था उस वैक्यूम को, तो वहां पर एक आदमी होता है जो हरियाणा से होता है, ठीक है ना, हरियाणा, थानेसर, थानेश्वर से एक आदमी होता है, थानेश्वर हरियाणा से, ठीक है ना, कहाँ पड़ता है, हरियाणा में। वहां पर एक आदमी होता है जिसका नाम होता है हर्षवर्धन, ठीक है ना, हर्षवर्धन, ठीक है। और इसके पापा भी होते हैं पहले तो ये क्या काम करता है, इस वॉइड को, इस वैक्यूम को फिल करने का ट्राई करता है, एंड दैट्स हाउ ही एस्टेब्लिश अ सेंट्रलाइज्ड रूल इन नॉर्थ इंडिया। और उस रूल का नाम क्या होगा, उस डायनेस्टी का नाम क्या होगा, पुष्यभूति, पुष्यभूति डायनेस्टी, इसको बोलते हैं पुष्यभूति डायनेस्टी। एंड इट विल बी देयर फ्रॉम 600 एडी टू 700 एडी। पुष्यभूति डायनेस्टी कब से कब तक रहेगी, 600 एडी से 700 एडी तक रहती है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, जो हमारा ये आदमी दिख रहा है आपको, ये आदमी दैट इज चालुक्य, चालुक्य रूलर, चालुक्य डायनेस्टी दिख रही है। इसका एक रूलर होता है जिसका नाम होता है पुलिकेशन, पुलिकेशन सेकंड मान लो, ठीक है ना, पुलिकेशन सेकंड, पुलिकेशन सेकंड और हर्षवर्धन, दोनों के बीच में युद्ध होता है, ठीक है ना, दोनों के बीच में टेरिटरी को लेके युद्ध होता है। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है ना, अ ट्रीटी वाज साइन, ट्रीटी मतलब इन दोनों के बीच में एक सुलह हुई, और उस सुलह को क्या बोला गया कि यहाँ इंडिया में, अगर ये इंडिया का मैप है ऐसे, तो यहाँ से एक रिवर निकलती है ऐसे, जिस रिवर का नाम है नर्मदा, ठीक है ना, नर्मदा रिवर है। नर्मदा रिवर के ऊपर भी तो इंडिया है ना, ये पूरा का पूरा, ठीक है ना, और नीचे भी इंडिया है। तो ये क्या बोला, पुलिकेशन सेकंड और हर्षवर्धन के बीच में ट्रीटी हुई कि जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया दैट इज नर्मदा से ऊपर वाला जो इंडिया होगा, उसमें रूल होगा मेरा, और जो नर्मदा से नीचे, नर्मदा के साउथ में जितना भी रीजन होगा ये वाला, ठीक है ना, ये रूल कौन करेगा, पुलिकेशन सेकंड, ठीक है। एंड इसीलिए हम इसको बहुत अच्छे से देखेंगे बाद में, ठीक है ना। अब क्या होता है कि हमारा 600 और 700 एडी में क्या होता है, फिर दोबारा से वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना, फिर दोबारा से वैक्यूम क्रिएट हो गया ना। अब फिर दोबारा से वैक्यूम क्रिएट होने के बाद क्या होगा, इधर लिख लेते हैं। अब हर्षवर्धन तो मर गया, ठीक है ना, 700 एडी में फिर दोबारा से खाली हो गया, वैक्यूम क्रिएट हो गया। तो अब क्या होगा हमारा, दोबारा से फिर वैक्यूम क्रिएट हुआ 700 एडी में,
तो अब ये जो हमारा वैक्यूम जो होगा ये 3 लोग फिल करेंगे अलग अलग, ठीक है ना। 3 लोग कौन कौन फिल करेंगे? सबसे पहले देयर विल बी प्रतिहारा गुर्जर्स, ठीक है ना। प्रतिहार गुर्जर सुना भी होगा कभी पहले। प्रतिहार गुर्जर्स आएंगे तो गुजरात, ठीक है ना। ये क्या करेंगे? दे विल स्टेब्लिश देयर डायनेस्टी इन नॉर्थ और वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में स्टेब्लिश कर लेंगे, ठीक है ना। देन देयर इज पाला रूलर, ठीक है ना। पाला डायनेस्टी आएगी। पाला डायनेस्टी कहाँ पर आके अपना राज्य साम्राज्य वो करेगी स्टेब्लिश? दे विल स्टेब्लिश इन ईस्ट, ठीक है ना। देन देयर इज आल्सो वन रूलर और वन बिग डायनेस्टी दैट इज राष्ट्रकूटा, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। तो दे विल फॉर्म देयर रूल इन सेंट्रल इंडिया, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश वाले रीजन में, ठीक है ना। एंड दैट्स हाउ इन 750 दे एस्टेब्लिश देयर डायनेस्टीज, ठीक है ना। 750 एडी में ये अभी सभी लोग अपनी डायनेस्टी को एस्टेब्लिश कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? एंड दैट्स हाउ वी कम टू एन एंड ओवर ओवर आवर एंशियंट टाइमलाइन, ठीक है ना। ऐसे हम अपनी एंशियंट टाइमलाइन को खत्म करते हैं। यहाँ तक बताओ, समझ आया? हमने कहाँ से शुरू किया था? एंशियंट इंडिया से शुरू किया था, स्टोन एज से। उसको बोला हमने प्री हिस्ट्री। उसके बाद हम गए प्रोटो हिस्ट्री पर, ठीक है। प्रोटो हिस्ट्री पर जाने के बाद हमने बोला इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के 3 फेज लिखा। फिर 1500 बीसी में हमने एक बहुत बड़ा इवेंट दिखाया, दैट इज एडवेंट ऑफ आर्यंस। आर्यंस के आने से हमारे इंडिया में क्या हुआ? वैदिक एज स्टार्ट हुआ। वैदिक एज होने से हमारी 2 वैदिक एज आई, दैट इज अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज, ठीक है ना। अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। लेटर वैदिक एज के बाद हमने क्या बोला कि लेटर वैदिक एज में हमारा एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होने लगा था, जिसकी वजह से सरप्लस होने लगा था। तो सरप्लस होने की वजह से क्या होने लगा? हमारे ट्रेड सेंटर बनने लगे। वो ट्रेड सेंटर ही किस चीज में बदलते चले गए? महाजनपदाज में। तो वहां से हमारा महाजनपद बना, ठीक है ना। एंड बिकॉज ऑफ द ब्राह्मणिकल डोमिनेंस, ठीक है ना, इन लेटर वैदिक पीरियड हमारा क्या बना? जो हमारे शर्मणा ट्रेडिशन एक स्टार्ट हुआ, जिसमें हम क्या करते थे? हम एंटी ब्राह्मणिकल ऑर्डर को फॉलो करते थे, ठीक है ना। मतलब जो ब्राह्मण ने ऑर्डर फॉलो करने के लिए बोला है उसको हम तोड़ने का ट्राई करते थे, उसके एंटी में थे। उस शर्मणा ट्रेडिशन की हेल्प से हमारे रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुआ, जिसकी वजह से हमारे 2 और 3 रिलीजन निकल कर आए, सेक्ट निकल कर आए, दैट इज बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड आजीविका, ठीक है ना। एंड जब हमने बोला कि 16 महाजनपद बने, उसमें से एक महाजनपद था मागध, जो सबसे पावरफुल महाजनपद बना, ठीक है ना। फिर हमने हिस्ट्री देखी महाजनपद मगध की, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें जो डायनेस्टी आई, ये कब कब आई? 554 बीसी में, ठीक है ना। इस डायनेस्टी का नाम था आर्यन का। इसको बताया किसने था? बिम्बिसारा ने, ठीक है ना। उसके बाद ये कब तक रही? 412 बीसी तक, ठीक है ना। उसके बाद हमारी शिशुनागा डायनेस्टी आई, देन नंदा डायनेस्टी आई, देन मौर्य डायनेस्टी आई। मौर्य डायनेस्टी के बाद क्या हुआ कि इतना कोई अच्छा रूलर नहीं आया, सेंट्रलाइज रूल नहीं कर पाया, तो उसी पीरियड को हमने क्या बोल दिया? पोस्ट मौर्यन पीरियड बोल दिया। पोस्ट मौर्यन पीरियड के बाद हमने क्या देखा कि वहां पर 2-3 तरह के रूलर थे, ठीक है ना। एक इंडिजीनियस रूलर थे और एक जो फॉरेन से आए थे, बाहर से आउटसाइडर रूलर जो थे, ठीक है ना। और पोस्ट मौर्यन टाइम पीरियड जो होता है ये कब से कब तक होता है? 200 बीसी से लेके 250 एडी तक होता है। सबसे पहले इंडिजीनियस रूलर में सबसे पहले कौन आता है? जो मौर्य डायनेस्टी के लास्ट रूलर को मारता है, दैट इज शुंगा। पुष्यमित्र शुंगा होता है इसका नाम। वो मार देता है, ठीक है ना। इसी उसी अपने सरनेम के बेसिस पर ही वो डायनेस्टी बसाता है, दैट इज शुंगा डायनेस्टी। उसके बाद शुंगा डायनेस्टी के बाद कौन आते हैं? कानवा डायनेस्टी। कानवा डायनेस्टी के बाद कौन आता है? सतवानाग। तो दीज आर इंडिजीनियस डायनेस्टीज और इंडिजीनियस रूलर। अच्छा, फॉरेन में कौन आता है सबसे पहले? इंडो ग्रीक्स, ठीक है ना। इंडो ग्रीक्स के बाद कौन आता है? साकाज। साकाज के बाद कौन आता है अपना? पार्थियंस। पार्थियंस के बाद कौन आता है? कुशानास, ठीक है ना। अब जब ये हमारा पोस्ट मॉडर्न पीरियड भी खत्म हो जाता है, तो हमारा जो हिस्ट्री होता है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है ना। क्योंकि नॉर्थ में भी कुछ होता रहता है और साउथ में भी कुछ होता रहता है। अब जो नॉर्थ है, हमारा नॉर्थ वाला जो हिस्सा है, उसमें एक नई डायनेस्टी का निर्माण हो रहा होता है, दैट इज डन बाय श्रीगुप्ता, ठीक है ना। वो श्रीगुप्ता स्टार्ट करते हैं। श्रीगुप्ता स्टार्ट करने के बाद क्या होता है? श्रीगुप्ता को फॉलो करता है उनका बच्चा, ठीक है ना, जिसका नाम होता है घटोत्कच, ठीक है ना। फिर उसके बाद उनके बड़े इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं, जिसका नाम होता है चंद्रगुप्ता फर्स्ट, ठीक है ना। एंड इन 319, ठीक है ना, 319 एडी में क्या करता है जो चंद्रगुप्ता फर्स्ट होता है? वो अपना डोमिनेटिंग रूल स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। उसके बाद उसका भाई, उसका बेटा, मतलब ऐसे करके रूल चलता रहेगा।
एंड टिल 550 एडी तक जो इनका जो रूल होगा वो कैसा होगा, डोमिनेटिंग, ठीक है ना, डोमिनेटिंग रूल स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, जब यहाँ पर ये नॉर्थ इंडिया में ही बात करते हैं, ठीक है ना, नॉर्थ इंडिया में जब गुप्ता पीरियड में से गुप्ता रूलर जब खत्म हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई भी सेंट्रलाइज रूल नहीं होगा, दोबारा से फिर वैक्यूम बनना स्टार्ट हो गया। अब ये वैक्यूम कौन भरता है, एक आदमी होता है जो थानेश्वर से होता है, थानेश्वर कहाँ पड़ता है, हरियाणा में, जिसका नाम होता है हर्षवर्धन, ठीक है ना। ही एस्टेब्लिश्ड हिज डायनेस्टी विच इज नोन एज पुष्यभूति डायनेस्टी, जो पावर में आती है 600 एडी में, और कब तक रहती है, 700 एडी तक पावर में रहती है, ठीक है ना, 700 एडी तक पावर में रहती है, ठीक है ना। अब ये क्या होता है, पुष्यभूति डायनेस्टी भी खत्म हो जाती है, पुष्यभूति डायनेस्टी खत्म होने के बाद क्या होगा, हमारा जो 700 एडी में यहाँ पर तीन अलग अलग डायनेस्टी आती है, तीन अलग अलग डायनेस्टी आती है, जो अलग अलग हिस्से को, अलग अलग एरिया को कंट्रोल करेगी। सबसे पहले कौन होगा, प्रतिहारा गुर्जर्स, जो नॉर्थ और वेस्ट को, वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। देन पाला डायनेस्टी आएगी, पाला डायनेस्टी कहाँ से कहाँ तक रहेगी, ईस्ट वाले रीजन में रहेगी, जैसे बंगाल और बिहार वाला जो रीजन होगा। राष्ट्रकूटास एक डायनेस्टी आएगी, एंड इट विल बी इन द सेंट्रल इंडिया, ठीक है ना, सेंट्रल इंडिया, जो हमारा सेंट्रल इंडिया ना, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र वाला वो। अब उसी टाइम पर अगर हम बात करें, जब हमने गुप्ता पीरियड स्टार्ट किया था, उसी टाइम पर क्या होता है, साउथ इंडिया में भी एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी इमर्ज होती है, ठीक है ना। उस डायनेस्टी का नाम है संगम डायनेस्टी। ये संगम डायनेस्टी नाम इसका इसलिए पड़ा बिकॉज ये तीनों की तीनों जो डायनेस्टी है, चेरा चोला पांड्यास, ठीक है ना, ये तीनों मिलकर एक एक्स्ट्रा निर्माण करते हैं, ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं ना एपिक जो होती है हमारी, ये भी एक तरह की तमिल टेक्स्ट है, तमिल बहुत बड़ा एपिक माना जाता है इसको, ठीक है ना। चोला चेरा पांड्यास ये तीनों मिलकर इस तमिल एपिक का निर्माण करते हैं, जिसका नाम होता है संगम, ठीक है ना। संगम एक बुक का नाम है, संगम लिटरेचर है पूरा का पूरा, जो तमिल में लिखा गया है। तो उसके बेसिस पर ही हमने इसका संगम डायनेस्टी का नाम दिया, ठीक है ना। अराउंड 600 एडी क्या होगा, कि चोला जो होंगे ये डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगे, मरना शुरू हो जाएंगे, खत्म होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उनकी जगह पर दो अलग अलग डायनेस्टी आती है, जिसका नाम होता है चालुक्यास एंड पल्लवास, ठीक है ना। एंड फिर पल्लवास में भी क्या होता है कि वहां पर एक जो जो चोला होगा, इनका कोई एक बच्चा बच्चा जो, या मतलब ग्रेट ग्रैंडसन बच गया होगा, वो क्या करता है, वो पल्लवास में ही रहता है, मतलब उनके वहां जॉब वगैरह नौकरी वगैरह करता रहता है। एंड इन 890 एडी, ठीक है ना, ये क्या काम करता है, इसका जो पाला रूलर का जो लास्ट रूलर होगा उसको मार देगा, ठीक है ना, और दोबारा से फिर से चोला डायनेस्टी का निर्माण करेगा, चोला डायनेस्टी को बसाएगा। उस चोला डायनेस्टी को हम बोल देते हैं इंपीरियल चोला या मेन लाइन चोला, ठीक है। ये था हमारा पूरा एंशियंट हिस्ट्री। बताइए अब समझ में आएगा आप सभी को, प्लीज सभी लोग बोलिए भाई। हेलो सर। चैट ना, ओके, यहीं से दोबारा कुछ भी पूछना है तो आप पूछ भी सकते हैं। ये आर्यन कहाँ से आया, आर्यन? आर्यन कहाँ से आया, हाँ सर। आर्यन आया, भाई आर्यन कहाँ से आया, आर्यन आया सेंट्रल एशिया से, एक मिनट सॉरी, जो हमारा आर्यन साइड ना, ये आए सेंट्रल एशिया से। सेंट्रल एशिया मतलब समझते हो ना, जो हाँ हमारा सर। नीचे वाला जो पार्ट है ना, रशिया के नीचे वाला जो पार्ट है, कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान ये वाला जो पार्ट है, वहां से चलता हुआ आया है, ठीक है ना। इसको ऐसा भी माना जाता है दैट दे आल्सो कम फ्रॉम द यूरोप साइड, ठीक है ना। अलग अलग थ्योरी है इसके बारे में, बट बेसिकली हम जो मानते हैं दैट दिस इज एन इंडो यूरोपियन रेस, ठीक है ना, ऐसे ही बोलते हैं कि इंडिया और यूरोप वाला, रशिया में भी तो यूरोपियंस जैसे ही है ना लोग मोस्टली, हाँ सर। रशिया का पार्ट तो यूरोप तक मिलता है ना, तो वहीं से माना जाता है कि ये स्टिपीज, जो स्टिपीज होता है ना, वहां पर एक वो पड़ता है ग्रासलैंड, उस ग्रासलैंड का नाम होता है स्टिपीज, स्टिपीज, ठीक है ना। उसको सर्च करना आप कभी भी गूगल पे, आपको दिख जाएगा स्टिपीज, ग्रासलैंड बोलते हैं उसको। तो ये वहां से आए थे बिकॉज दे आर पेस्टोरल ना, मैंने बताया था अर्ली वैदिक पीरियड में वो क्या थे, उनके पास सबसे बड़ा जो धन था वो क्या था, कैटल। तो कैटल के चक्कर में क्या करते थे, ये बड़े बड़े ग्रास लैंड ढूंढते थे, जहां पर इनको घास मिल जाएगा वहीं पर चले जाएंगे। तो ये पूरा हमारा जो हिंदू कुश माउंटेन होगा, इंडिया के जो बाहर ऐसे है ना, इंडिया ऊपर से, तो यहाँ पर एक माउंटेन होगा हिंदू कुश माउंटेन ऊपर से, तो उसको क्रॉस करके आते हैं, बाय पासिस दे केम और दे एंटर इंडिया, ठीक है ना, यहाँ से आते हैं ये लोग। और जब इंडिया में एंटर कर जाते हैं तो फिर ये अपना पूरा हक जमाने लगते हैं, मतलब ऐसा माना जाता है। फिर ये वेदास को स्टार्ट करते हैं, वैदिक एज में अपना पहला वेद लिखते हैं, अर्ली वैदिक एज में सबसे पहला वेद कंपोज करते हैं, दैट इज ऋग्वेदा, ठीक है। अब बताइए यहाँ तक समझ आया।
हाँ सर, समझ आया। वेदा वेदा जो ऋग वेदा सब ये आर्यन लोग शुरू किया ही है। शो नहीं किया, कंपोज किया। पहले क्या होता था ना, मैं बताऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा आपको बाद में, बट भी बता देता हूँ इतना तो, कि जो वेदा होगा ना, वेदा को कंपोज किया इन्होंने। अर्ली वैदिक एज में क्या होता था ना, अर्ली वैदिक एज, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अर्ली वैदिक एज में जो वेदा जो थे ना, वो हम क्या करते थे, कंपोज कर लिया हमने, ठीक है ना, मतलब वेदा को कंपोज कर लिया अच्छे से। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी डू नॉट हैव स्क्रिप्ट, ठीक है ना, उस टाइम स्क्रिप्ट नहीं होता था। तो जो हमको ये नॉलेज होगी वेदा का, जो हमने कंपोज किया नॉलेज जो होगी ना, इसको हम कैसे ट्रांसफर करेंगे। आप सोच के देखो ना, अब वहां पर कुछ लिखने का साधन नहीं है, तो वी हैव टू ट्रांसफर दिस नॉलेज ऑफ द वेदा जो हमने कंपोज किया है। तो हमको इसको करना पड़ता था ओरल ट्रेडिशन में, ओरल बोल बोल के, ठीक है ना, समझाना पड़ेगा आपको, सिखाना पड़ेगा आपको ओरली, ठीक है ना, और आपको याद भी करवाना पड़ेगा। याद करवाना क्या मतलब क्या है, रटवाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, ओरली आपको याद होना चाहिए, रट्टा होना चाहिए आपका एकदम बिल्कुल। तो ऐसे ओरल ट्रेडिशन से होता था, उस ओरल ट्रेडिशन को भी हम नाम देते हैं श्रुति, ठीक है सर। हाँ, थैंक यू सर। ये चले। ओ, ये लोग बता दीजिए भाई, फिर हम सकते हैं और क्या। मिडिवल टाइम पीरियड की भी हम वो लिख लेते हैं हिस्ट्री एक बार। सर ये हिस्ट्री जो कितना देश में कवर होगा, पूरा कंप्लीट सिलेबस? देखो ये सिलेबस तो नहीं है, ये मैंने आपको जो आज बनवाया है ना, ये टाइमलाइन बनवाया है, ठीक है ना, ये टाइमलाइन बनवाया है मैंने आपको। और कल से क्या होगा ना, कल से हम प्रॉपर अपना हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। कहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे हम, प्रोटो हिस्ट्री से, प्री हिस्ट्री से, ठीक है ना, स्टोन एज से कल हिस्ट्री कर देंगे। अब उसमें क्या करेंगे हम, हमारे पास पीपीटी होगी, इसमें पीडीएफ होगी, पीपीटी होगी, ठीक है ना, उन दोनों को कंपोज करके पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा जैसे एंशियंट हिस्ट्री में हमको 6 या 7 या 6 क्लास लगेगी, 6 या 7 क्लास लगेगी, मैक्सिमम 8 क्लास लग सकता है, ठीक है ना। अगर आपको पूरा एग्जाम तक का मतलब वो देखना है तो 8 क्लास लग सकता है, ठीक है ना। उसके बाद 3 से 4 क्लास आपको मिडेबल में भी लगेगी। और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री भी, मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा लेंदी होता है ना, तो हमको यहाँ क्या करना है, हमको यहाँ पर लिखना नहीं है, आपको मैं डिक्टेट नहीं करूंगा यहाँ पर, ठीक है ना। आपको क्या करूंगा, मैं नोट्स को शेयर कर दिया करूंगा, आप उसको प्रिंट आउट करवा लेना, वो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है ना। और मतलब ऐसा मान के चलो कि 7 to 8 डेज में हमारा एंशियंट खत्म हो जाएगा, 3 to 4 डेज में हमारा मिडेबल खत्म हो जाएगा। एंड वी विल डिस्कस अबाउट, देन वी विल डिस्कस अबाउट दिस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। क्लियर है। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। इट विल नॉट बी अ बोरिंग सब्जेक्ट फॉर यू, मैं इसको बोरिंग नहीं करने दूंगा आपके लिए, ठीक है ना। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, फिक्र मत करिए आप। स्टार्ट करें। देखो स्टार्ट करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं मिडेवल हिस्ट्री की। मिडेवल हिस्ट्री थोड़ा सीधा सीधा सा है, ठीक है ना। मिडेवल हिस्ट्री, और एक्चुअली जब हम हिस्ट्री को चेंज करते हैं ना, मतलब जैसे हमने एंशियंट से मिडेवल लिखना, तो कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा सा इवेंट होता है, ठीक है ना, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट इवेंट वी डिसाइड कि हाँ यहाँ से हमारा मिडेवल हिस्ट्री स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। तो हमारा जो मिडेवल हिस्ट्री है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, कब से स्टार्ट हुआ, क्या से स्टार्ट हुआ, तो ये सब देखेंगे। तो मिडेवल हिस्ट्री जो है ना, वो हमारा एक्चुअली स्टार्ट हुआ, और ये मिडेवल हिस्ट्री इसलिए बोला जाता है इसको, बिकॉज देयर इज अ मुस्लिम और इस्लामिक रूल इन इंडिया, ठीक है ना। विद द बिगिनिंग ऑफ इस्लामिक रूल इन इंडिया वी कॉल्ड इट एज अ मिडेवल हिस्ट्री, ठीक है ना, इस्लामिक। अब देखो क्या हुआ कि हमारा जो इंडिया था, इंडिया में जो इस्लाम का इन्वेजन था, ठीक है ना, वो बहुत पहले से होना शुरू हो गया था, ठीक है ना। इन्वेजन का मतलब तो समझते हो ना, कि कोई आया यहाँ पर लूट लेगा, या यहाँ पर थोड़ा सा अपना बसा लेगा कुछ भी, ठीक है ना, मतलब छोटे से रीजन में मान के चलो, इतने से रीजन में उसको टेरिटरी मिल गया और वो यहाँ पर रहने लगा, ठीक है ना, उस तरीके से। तो जो सबसे पहला हमारा मुस्लिम का जो इन्वेजन हुआ था, ठीक है ना, दैट वाज डन बाय मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है ना, इन 712, ठीक है ना। तो इन्वेजन कब हुआ, इन्वेजन ऑफ मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है ना। मोहम्मद बिन कासिम का इन्वेजन कब हुआ, 712 एडी में, ठीक है ना।
देख लो 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम का इन्वेजन होना स्टार्ट हो गया। इस हिस्ट्री को हम क्या बोलेंगे भाई? इस हिस्ट्री को हम बोलेंगे लेट और लेटर एंशियंट पीरियड। ठीक है ना? तो लेटर एंशियंट पीरियड हो गया ना 712 एडी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? दिस इन्वेजन बिगिन द मार्क, ठीक है ना, और दिस इन्वेजन मार्क द बिगिनिंग ऑफ प्री मिडाइवल टाइम पीरियड। ठीक है ना? क्योंकि 700 से लेके 1100 एडी तक ये जो होता है हमारा प्री मिडाइवल टाइम पीरियड होता है। ठीक है ना? क्योंकि इन 1206 यहाँ पर इंडिया में प्रॉपर रूल होना स्टार्ट हो जाएगा इस्लाम के द्वारा, इस्लामिक रूल स्टार्ट हो जाएगा पूरा अच्छे से। तो जो 700 से लेके 1100 एडी तक क्या होगा ना, इसमें बहुत सारे इन्वेजन होते हैं, बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं मुस्लिम रूलर, और वो इंडिया पे अटैक करते हैं। ठीक है ना? थोड़ा थोड़ा अटैक करेंगे, इस तरीके से वो देखते जाएंगे इंडिया को, और अपना यहाँ पर बेस बनाने का ट्राई करते जाएंगे। ठीक है ना? अब क्या होता है, दूसरा एक और मुस्लिम इन्वेजन, मुस्लिम रूलर इन्वेजन होता है। मुस्लिम रूलर इन्वेजन करेगा इंडिया में, वो कब करेगा? 980 एडी में। ठीक है ना? एंड वो कब तक करेगा? 1000 और मतलब 1030 एडी तक। ठीक है ना? मोहम्मद ऑफ गजनी और महमूद ऑफ गजनी। ठीक है ना? इसका भी नाम सुना होगा आपने कभी, महमूद ऑफ गजनी। ठीक है ना? ही ऑल्सो इन्वेड इंडिया। ठीक है ना? ये भी इन्वेजन करता है। अब इन्वेजन इसका भी होता है। उसके बाद क्या होता है कि फिर उसके बाद तीसरा एक और रूलर आता है। ठीक है ना? एक और इन्वेजन होता है, एंड दैट इज दैट इन्वेजन। ठीक है ना? दैट इन्वेजन इज डन बाय मोहम्मद गोरी। सुनो भी होगा ना, मोहम्मद गोरी जो होता है उस टाइम पर आ जाता है। ठीक है ना? कब आता है ये इंडिया में जो आता है 1170 एडी में आता है। ठीक है ना? 1170 एडी में, और 1190 एडी तक रहता है। ठीक है ना? एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है ना, देयर वाज अ स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी। ठीक है ना? इसका एक बहुत अच्छा स्लेव होता है जो इसके साथ ही रहता है। ठीक है ना? एंड मोहम्मद गोरी क्या करता है यहाँ पर अपना एम्पायर जमाने का स्टैब्लिशमेंट करता है। ठीक है ना? तो इन 1206, 1206 में, ध्यान से सुनना इसको, देयर वाज एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हैपन इन इंडियन हिस्ट्री। क्या डेवलपमेंट होता है कि दैट द डेवलपमेंट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्लेव डायनेस्टी हैज बीन हैपन। यहाँ पर जो इसका एक स्लेव होगा, ठीक है ना, जिसका नाम होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका एक स्लेव होता है। ये क्या कहता है उसको, अपने स्लेव को, कि आप अपना यहाँ पर रूल स्टैब्लिश करो। ठीक है ना? उसको फाउंड करो। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या होता है, स्लेव डायनेस्टी की फाउंडेशन हो जाती है, स्लेव डायनेस्टी। ठीक है ना? एंड विद द स्लेव डायनेस्टी, with the foundation of slave dynasty, there is the foundation of Delhi Sultanate. Sultanate started in India. ठीक है ना? And that's how our medieval history started. 1206 से स्टार्ट होता है। ठीक है ना? तो जो हमारा मिडेवल हिस्ट्री है वो दो हिस्से में ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना? दोबारा से देख लो, जो हमारा मिडेवल हिस्ट्री होगा ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा शुरू से ही। एक होगा हमारा दिल्ली सल्तनत। ठीक है ना? दूसरा जो होगा हमारा वो मुगल्स होगा, जब मुगल्स आएंगे। ठीक है ना? अब जो दिल्ली सल्तनत है, इसमें क्या है, इसमें अलग अलग डायनेस्टी आएगी, अलग अलग जगह से अलग अलग डायनेस्टी आएगी। कोई टर्किश होगा, कोई पर्शियन होगा। ठीक है ना? कोई कहीं से होगा, कोई कहीं से होगा, तो अलग अलग रूलर आते हैं। तो जो इसमें सबसे पहला जो रूलर होगा, ठीक है ना, इट विल बी, जो पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत होगा, इट वॉज फ्रॉम 1206 टू 1550 और 1526, यहाँ तक होता है 1526 एडी तक। ठीक है? याद रखना इसको, अभी बोला मैंने। तो इसकी बिगनिंग कैसे हुई हमारी? इसकी बिगनिंग हुई हमारी 1206 से बिगनिंग हुई इसकी। और 1206 में क्या हुआ? स्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, किसके द्वारा? स्लेव डायनेस्टी के द्वारा। तो यहाँ पर आती है स्लेव डायनेस्टी सबसे पहले। स्लेव डायनेस्टी यहाँ से यहाँ पर आएगी 1206 में, एंड इट विल बी देयर टिल 1290। ठीक है ना? ये 1290 तक रहती है हमारी स्लेव डायनेस्टी। उसके बाद क्या होता है, 1290 में स्लेव डायनेस्टी को खत्म करने के बाद कौन आएगा? खिलजी। ठीक है ना? तो यहाँ पर आ जाती है फिर हमारी खिलजी डायनेस्टी। ठीक है ना? खिलजी डायनेस्टी हमारी इंडिया में आती है 1290 में, एंड इट विल बी देयर टिल 1290 में आती है, इट विल बी देयर टिल 1320, 1320 एडी तक ये रहती है हमारी खिलजी डायनेस्टी। एंड व्हेन देयर इज अ खिलजी डायनेस्टी, यहाँ पर बहुत एक इंपॉर्टेंट कैच है, इसको याद रखना। व्हेन देयर इज एन
देयर इज अ खिलजी डायनेस्टी इन दिल्ली सल्तनत, ठीक है ना। देयर इज ऑल्सो वन डायनेस्टी विच इमर्ज इन वारंगल। वारंगल कहाँ पड़ता है, आज का जो तेलंगाना है वहां पर पड़ता है, ठीक है ना। वो डायनेस्टी कौन सी होगी हमारी, दैट डायनेस्टी वाज ककातिया डायनेस्टी, ककातिया ऑफ वारंगल, ठीक है ना। ये कब आती है हमारी, 11th सेंचुरी एडी में आ जाते हैं ये लोग, ठीक है ना। एंड दे विल बी देयर टिल 1324 एडी तक, ये वहां पर रहते हैं, ठीक है ना। ये दिल्ली सल्तनत से अलग बताया मैंने। वारंगल कहाँ पड़ता है हमारा, जो प्रेजेंट डे हमारा तेलंगाना है ना, उस टाइम आंध्र प्रदेश जो था वहां पर पड़ता है, आंध्र प्रदेश में, नॉट अरुणाचल प्रदेश। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी होती है, ठीक है भाई। अब खिलजी कब हमारी खत्म हुई, 1320 में, ठीक है ना। 1320 से क्या होता है हमारा, 1320 में ही हमारी नई डायनेस्टी आती है जिसका नाम होता है तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी कब आती है हमारे इंडिया में, 1320 में आती है, ठीक है ना। एंड इट विल बी देयर टिल 1414 एडी, ठीक है ना। 1414 एडी तक तुगलक डायनेस्टी रहती है। अब जब तुगलक डायनेस्टी इंडिया में होती है हमारे, ठीक है ना, तो तुगलक डायनेस्टी के साथ ही यहाँ पर इंडिया में दो रीजनल डायनेस्टी भी इमर्ज होती है। वो दो रीजनल डायनेस्टी कौन कौन सी है, दो रीजनल किंगडम स्टेब्लिश होती है, रीजनल किंगडम, ठीक है ना, रीजनल किंगडम स्टेब्लिश होती है। कौन कौन सी, दो, एक तो हमारा विजयनगर, सुना भी होगा कभी पहले आपने, विजयनगर एम्पायर, ये स्टेब्लिश होता है। दूसरा हमारा एक और डायनेस्टी स्टेब्लिश होती है, दैट इज बहमनी किंगडम, बहमनी किंगडम। एक हमारा विजयनगर एम्पायर, दूसरा हमारा बहमनी किंगडम, ये दोनों स्टेब्लिश होते हैं ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ तुगलक डायनेस्टी, ठीक है ना। यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक समझ आया होगा। उसके बाद होता है तुगलक डायनेस्टी के बाद कौन आता है हमारे, सैयद डायनेस्टी, ठीक है ना। तुगलक के बाद आती है हमारी सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी कब आती है, इट वाज देयर इन 1414 एंड इट विल बी देयर टिल 1451 एडी, ठीक है ना। सैयद डायनेस्टी के बाद सबसे बाद वाली डायनेस्टी कौन सी होती है, लोधी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, ठीक है ना। लोधी डायनेस्टी कब से कब तक होती है, 1451 से लेके 1526 तक, ठीक है ना। लोधी डायनेस्टी होती है दिल्ली सल्तनत। तो ध्यान से सुनना मेरी बात। 1526 में ऐसा क्या होता है कि 1526 में सारा दिल्ली जो सल्तनत है वो खत्म हो जाएगा। 1526 में एक युद्ध होता है, 1526 में एक लड़ाई होती है, उस बैटल का नाम होता है बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत। और इसको ही हम बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है ना। दिस इज फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन विच यहाँ का एक रूलर होता है जिसका नाम होता है इब्राहिम लोधी, ठीक है ना। दिस इब्राहिम लोधी वाज गेट डिफीटेड एंड किल्ड बाय, किसके द्वारा, बाबर के द्वारा। बाबर, बाबर इसको मार देता है इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। किसको मार देता है, इब्राहिम लोधी को मार देता है, हरा देता है। एंड जब ये हरा देता है इसको, तो क्या करेगा बाबर, बाबर कौन सी साइड से है, मुगल है बाबर, एक मुगल आदमी है बाबर, ठीक है ना। तो इन 1526 एडी बाबर स्टेब्लिश, क्या स्टेब्लिश करेगा बाबर, स्टेब्लिश मुगल एम्पायर, ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत की जगह फिर क्या स्टेब्लिश करेगा, मुगल एम्पायर। यहाँ तक बताओ, कोई याद है, याद रहेगा। अब देखो उसको ध्यान से सुनो, इसका भी टाइम पीरियड लिख देता हूँ पूरा मुगल्स का, ठीक है। इसको भी बहुत अच्छे से याद रखो। तो 1526 में क्या हुआ हमारा, 1526 में बाबर आया, बाबर पावर में आ जाता है, मुगल्स के आने, मुगल्स का स्थापना करता है, मुगल्स के डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करता है। एंड ही विल बी देयर टिल 1330 एडी, ठीक है ना। 1526 में आया बाबर एंड ही विल बी देयर टिल 1530, 4 साल ही रहे, ठीक है ना। फिर क्या होता है, फिर इसका बेटा आता है, उसके बेटे का नाम क्या है, हुमायूं, ठीक है ना। हुमायूं आता है 1530 में एंड ही विल बी देयर टिल 1540। 1540 तक हुमायूं यहाँ इंडिया में रहता है। 1540 में क्या होता है, एक आदमी होता है सुर एम्पायर का, जिसका नाम होता है, मतलब उसका, वो क्या करता है, हुमायूं को यहाँ से भगा देता है, हरा देता है, ठीक है ना। तो हुमायूं क्या करता है, यहाँ से भाग के, दिल्ली से भाग के दोबारा अफगानिस्तान जाता है,
ठीक है ना। एंड अफगानिस्तान में कुछ दिन रहता है और वहीं पर उसका बेटा जन्म लेता है, that is अकबर जिसका नाम होता है, वहीं पर रहता है, वहीं पर मतलब वो मतलब वहां पर जन्म लेता है, तो वहीं पर उसको पाला पोसा जाता है। ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, एक मिनट। फिर क्या होगा, अकबर, ठीक है। जब हुमायूं आता है ना यहाँ पर 1540 में, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर दूसरा एक डायनेस्टी आ जाता है। क्या डायनेस्टी होता है, उस डायनेस्टी का नाम होता है, और रूलर आ जाता है दूसरा जो हुमायूं को यहाँ से भगा देता है। ठीक है ना। उस एम्पायर का नाम होगा सुर एम्पायर। ठीक है ना। जिसका एक रूलर होगा शेर शाह सूरी, जो सबसे बड़ा रोड बनवाएगा इंडिया में, दिस इज दैट इज कॉल्ड एज ग्रांड ट्रक रोड, जिसको बोलते हैं जीटी रोड। ठीक है ना। अब सुर एम्पायर आया, सुर एम्पायर यहाँ पर रहेगा 1540 से लेके 1556 तक या 1555। ठीक है ना। अब क्या होता है जब सूर्य एम्पायर आता है, ठीक है ना, तो ये 1556 तक रहता है। अब दोबारा से फिर क्या आएगा, यहाँ पर अकबर आएगा इंडिया में वापिस से। ठीक है ना। अकबर जब आएगा इंडिया में तो यहाँ पर क्या करेगा, सूर्य एम्पायर को खत्म कर देगा। ठीक है ना। एंड इन 1556 अकबर रीस्टेब्लिश द एम्पायर। ठीक है ना। री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एम्पायर। ठीक है ना। दोबारा से फिर मुगल एम्पायर का रीस्टेब्लिशमेंट हुआ, कब से, 1556 से। ठीक है ना। 1556 से दोबारा मुगल एम्पायर का जन्म हुआ। ठीक है ना। और सबसे पहले कौन आया, अकबर। अकबर आएगा 1556 में। 1556 में अकबर आएगा एंड ही विल बी देयर टिल 1605। ठीक है ना। फिर अकबर का बेटा आएगा, अकबर के बेटे का नाम क्या है, जहांगीर। जहांगीर आएगा, जहांगीर आएगा कब, 1605 में, एंड ही विल बी देयर टिल 1627। जहांगीर के बाद कौन आएगा, उसका बेटा, दैट इज शाह जहां, शाहजहां। ये कब आएगा, 1627 से लेके इट विल बी देयर फ्रॉम 1658। ठीक है ना। शाहजहां के बाद कौन आएगा, शाहजहां को हाउस अरेस्ट करने के बाद जो उसका एक बेटा होगा जिसका नाम होगा औरंगजेब। ठीक है ना। ये पावर में आएगा, इसको ये हाउस अरेस्ट कर लेता है। ठीक है ना, वहीं पर रखता है। फिर औरंगजेब अपनी पावर में आएगा 1658 में, एंड ही विल बी देयर टिल 1707। ठीक है ना। एंड दैट्स हाउ द ग्रेट मुगल्स, ठीक है ना, यही यहाँ तक ग्रेट मुगल्स होते हैं। यहाँ पर औरंगजेब की डेथ हो जाती है एंड इंडियन हिस्ट्री विल टेक अ रिलीफ। ठीक है ना, फ्रॉम औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब से रिलीफ पाती है, ऐसा ही बोला जाता है, ऐसा बुक्स में भी लिखा है बहुत सारी जगह कि 1707 में जो औरंगजेब है उसकी डेथ हुई, उसकी डेथ से क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को निजात मिली। ठीक है ना। अब क्या होता है, जो इसके बाद वाले मुगल्स जो होते हैं, ठीक है ना, वो हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, उनको हम भी बोलते हैं लेटर मुगल्स। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमको एक आदमी पढ़ना है जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, जो मराठा होगा, मराठा की साइड से होगा, दैट इज शिवाजी। ठीक है ना, सुना भी होगा आपने, शिवाजी। ठीक है ना। तो शिवाजी को पढ़ना है हमको, इसके बाद औरंगजेब के बाद, और ये इनका जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 1647 टू 1680। ठीक है ना। इनको हमको पढ़ना है। तो प्लीज आप इसको अच्छे से एक बारी प्लीज आप फॉर्म करना, जो मैंने अभी आपको ये टेबल बनवाई है। ठीक है ना, इसको आप बनाने का ट्राई करना अपने खुद से। ठीक है। ये हमारा पूरा मेडिवल हिस्ट्री है। ठीक है ना। इसको आप प्लीज दोबारा से ट्राई करना बनाने का, आप अकेले बैठ के। ठीक है ना। इसमें से देख के, और इसको अच्छे से फेयरली बनाना। ठीक है ना। बाकी चीजें आपको सभी समझ में आई। ये बस हमारा टाइमलाइन था जो हमने पढ़ना है क्लासेस में, इस हिसाब से पढ़ेंगे। आप इसमें इतना स्पेस देके बनाना कि अगर आपको कुछ भी इंक्लूड करना हो तो बीच में आप इंक्लूड कर लो इसमें। ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये आपके लिए बहुत काम आएगा व्हेन देयर विल बी योर एग्जाम ना। तो आपको अगर 2 मिनट में रिवाइज करना होगा तो 2 मिनट में रिवाइज हो जाएगा पूरा का पूरा हिस्ट्री, क्योंकि वो बीच की चीजें तो बहुत सारी आपको वैसे भी याद आ जाएगी, बट ये मेन हेडिंग है, आपको इनको मास्टर करना है। ठीक है। सभी लोगों को समझ में आया भाई, बता दो एक बारी। यस सर। ओके। सिर्फ एक आदमी को ही समझ आया क्या? यस सर। ओके, ठीक है। थैंक यू सर। हम बाकी कल मिलेंगे, कल से हम अपना हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। एंड कल से हम थोड़ा सा मतलब लाइक आई आई फॉर्म द नोट्स, तो उनसे पढ़ाऊंगा मैं, एक एक लाइन, लाइन टू लाइन आपको बताऊंगा चीजें। फिर हम बोर्ड में समझेंगे उस लाइन को कि क्या लिखी है क्या नहीं, आपको सारी चीजें एकदम इन डिटेल बताई जाएगी जो आपके एग्जाम के लिए।
APPSC CE प्रीलिम्स 2024 के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी होगा उसी के बेसिस पर बताऊंगा मैं A to Z चीजें, ठीक है ना। और उसी के बेसिस पर हम फिर अपना टेस्ट कंडक्ट करेंगे, ठीक है ना, ऑन अ वीकेंड डे। और वीकेंड डे पर हम क्या करेंगे, एक टेस्ट रखा करेंगे कि जितना भी हमने पढ़ा है उसको हम एक बार नॉलेज को टेस्ट कर लेंगे पूरा, ठीक है। क्लियर है भाई यहाँ तक? Yes, sir. ओके, ठीक है, थैंक यू फिर, बाय बाय, गुड नाइट। Good night, sir. Thank you, sir. Good night, sir.